बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट फ़रीहा अवैस। तो आज हम रीड करने जा रहे हैं एच डिफरेंस बेस रूट हीरो हवेली बेस फोर्स मैरिज बेस नावल। चलते हैं नावल की तरफ। बुरहान लाला कहाँ पर हैं आप? वो अपने लाला को शानपुर की पूरी हवेली में ढूंढ रही थी। वो जो बाहर लॉन में किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे, उसकी आवाज़ पर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हाले उन्हें अपने पीछे कमर पे हाथ टिकाए खड़ी नजर आई। उसके गोरे रंग पर मैरून रंग की लंबी फराक काफ़ी जच रही थी। बज़ाहिर वो मुँह फुलाए खड़ी थी। उसे देखकर बुरहान लाला के चेहरे पर खुद ब खुद नरमी के आसार आए। फिर वो चलते हुए उसके करीब आए। फिर आहिस्ता से पूछा, क्या बात है गुड़िया? लाला, आप कब से फ़ोन में लगे हैं और मैं इतनी देर से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अब जब से वापस आए हैं आप बदल गए हैं। आखिर में उसका लहजा दुख भरा हो गया था। अच्छा ना गुड़िया, नाराज़गी ख़त्म करो, लो कान पकड़ो। अब बताओ मेरी गुड़िया को क्या चाहिए? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहे थे। हाले के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आई। वो चलकर करीब आई और अपने लाला का हाथ पकड़ा। आप मुझे नाराज़ रहने ही नहीं देंगे क्या? क्यों भाई, क्यों कोई अपने लाला से भी नाराज़ होता है क्या? अच्छा ये बताएं, आप इतनी देर से किससे बात कर रहे थे? वो एक लम्हे के लिए खामोश हुए, फिर आहिस्ता से बोले। अरमान शाह से। उसका नाम सुनकर वो एक दो लम्हे बोल ही नहीं पाई थी। उसके गाल सुर्खनार हो गए थे। न जाने वो क्यों शर्मा रही थी। इससे पहले वो शर्माती हुई लाला के हाथों पकड़ी जाते हुए जल्दी से बोली, अच्छा लाला, मेरी नाराज़गी तब ख़त्म होगी जब आप मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे। हाले अभी तुम ठीक हुई हो और सर्दी में आइसक्रीम खाना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं। बुरहान लाला, ले जाइए ना प्लीज़ लाला। अच्छा अच्छा, जाओ पहले गरम चादर लो फिर चलेंगे। ओके कहकर वो अंदर की तरफ भागी थी। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। इसकी धाड़ मर्दान खाने में सबने सुनी थी। सब खामोश तमाशाई बने थे। बहराम मीर शाह ने फखर से अपने पोते को देखा था। जिस पाँव पर तुम चलकर आए हो ना परवेज़ आफंदी, उन पे वापस लौट जाओ। वो ज़मीन शाहों की मलकियत है। अगर उन पर नज़र रखी तो ज़िंदा नहीं बचोगे। बस अरमान शाह, बहुत हुआ। तुम अगर अपनी सलामती चाहते हो तो अपने गुस्से को काबू में रखना सीखो। यह स्थान उठ खड़ा हुआ था। परवेज़ आफंदी ने बेटे को देखा था, फिर उसकी हमायत में बोले थे, देखो अरमान शाह, हम यहाँ खून खराबा करने नहीं आए। बेहतरी इसी में है कि वो ज़मीनें हमारे हवाले कर दी जाएँ। बस परवेज़। बहराम मीर शाह की आवाज़ इस कदर तेज़ थी कि यकदम सब ने उसकी तरफ देखा। मेरा पोता अपनी चीज़ों की हिफाजत करना अच्छे से जानता है। बेहतर यही है यहाँ से खामोशी से चले जाओ, वरना। वहाँ बैठे सब लोगों ने सरदार बहराम शाह की तरफ देखा था। यह स्थान चलता हुआ अरमान शाह के करीब आया। वो ज़मीनें हमारी मलकियत हैं अरमान, उसे हमारे हवाले कर दो, वरना। अरमान ने उसकी आंखों में देखा था, फिर करीब हुआ और गुर्रा के बोला था, अरमान शाह, वो ज़मीनें तुम्हारे हवाले कभी नहीं करेगा। अरमान, वो चीखा था। परवेज़ ने बेटे को पकड़ा था। अपने उस घोड़े को पहले लगाम डालना सीख ले। अरमान की आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। चलो यहाँ से। बहराम शाह मीर ने पोते को देखते हुए कहा, तुम बच जाओगे अरमान, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरमान उनकी अनसुनी करता वहाँ से निकलता चला गया। ये शानपुर का एक गांव जिसका सरदार बहराम मीर शाह था, जिसके 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़े बेटे का नाम जहांगीर था और दूसरे का नाम अरमगान, फिर बेटी जिसका नाम मिराल था और इसके बाद उनका छोटा बेटा मर्तसिम शाह था। बज़ाहिर एक बेटे की शादी के अलावा सब शादीशुदा थे। मर्तसिम शाह पढ़ने के लिए गांव से बाहर चले गए, जबकि जहांगीर और अरमगान शाह की शादी उनके सरदार बहराम शाह की पसंद से हुई थी। माँ से तो वो महरूम हो चुके थे, लेकिन उनकी एक माँ से तो वो महरूम माँ से तो वो महरूम हो चुके थे, लेकिन उनकी एक बड़ी भी थी जो कि बहराम मीर शाह की बहन थी। जहांगीर की शादी बहराम शाह की पसंद से तो हो गई थी, लेकिन वो किसी और से मोहब्बत करते थे, लिहाजा वो सब कुछ छोड़ के चले गए थे। और उनके जाने के बाद अरमान मीर शाह पैदा हुए थे और उसकी पैदाइश पे ही उसकी माँ चल बसी थी। वो बहराम मीर शाह के बड़े बेटे का इकलौता बेटा था, जो दादा के पास ही पला पड़ा था। बहराम शाह के लिए जहांगीर मर गया था। उसके बाद उनके दूसरे बेटे अरमा खान की एक बेटी और बेटा था, जिनका नाम बुरहान शाह और हाले शाह था, जो फिलहाल शाहनपुर की हवेली में ही रहायश पजीर थे, लेकिन वो अपनी शादी से खुश थे। अरमगान शाह की बीवी नरमीन शाह ने अरमान को भी अपने बच्चों की तरह ही पाला था, लेकिन अरमान शुरू से ही संजीदा मिजाज और कम बोलने वाला बच्चा था। वो ज़्यादातर अपने दादा के साथ ही रहा था। फिर उनकी बेटी मिराल शाह, जिसकी शादी गाँव से बाहर हुई थी, हवेली में उनका आना जाना भी लगा ही रहता था। उनकी भी 2 बेटियाँ थीं और एक बेटा था, जिनका नाम अरहान और बेटियों के नाम मिरहा और राफिया। लेकिन मर्तसम शाह भी गैर शादीशुदा था। वो सिरे से ही शादी में दिलचस्पी नहीं रखता था।
और वो एक डॉक्टर था। अपने दादा के लिए वो गांव में अस्पताल खोल चुका था। ज़िंदगी पुरसुकून थी। लेकिन एक दिन अरमान शाह की सौतेली माँ से जो औलाद हुई वो अपना हिस्सा चाहती थी। जहांगीर की लव मैरिज ज़्यादा कामयाब नहीं हुई थी और वो जल्द ही चल बसे थे, लेकिन उनकी बीवी राहीला और उनका बेटा यस्तान शाह शानपुर की हवेली, ज़मीनों, हर चीज़ में से हिस्सा चाहते थे। लेकिन अरमान और बहराम तो क्या, हवेली का कोई भी फर्द राजी नहीं था। उनके ताल्लुकात आपस में नहायत ही ख़राब थे। दोनों सौतेले भाइयों में जैसे कोई जंग छिड़ चुकी थी। यहसान की माँ ने जहांगीर को भुला के परवेज़ अफंदी से शादी की थी और वो अपने बीवी और बेटे के साथ मिलकर जहांगीर और यस्तान का हिस्सा चाहते थे, और जो शायद अरमान शाह की होते हुए नामुमकिन था। खाना लगा, अरमान आ गया है जी। मुलाजमीन अब यहाँ से वहाँ काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। अरमान जो थोड़ी देर पहले हवेली में आया था, सीधा अपने कमरे में गया था। फिर उसने शावर लेकर खुद को पुरसुकून किया और बिल्कुल नॉर्मल सा होकर खाने की मेज़ पर आया। हाले और बुरहान अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर से आए थे। अरमान ज़्यादातर हवेली नहीं आता था, और जब आता था तो हाले कभी पढ़ाई में मसरूफ़ होती थी तो कभी किसी चीज़ में, या वो जब भी आता तो वो सो चुकी होती थी। दोनों में बातचीत न होने के बराबर थी। वो उसे अपनी बहन ही समझता था। वजह उम्र का फ़र्क भी था। वो तकरीबन 35 साल का होने वाला था, जबकि हाले अभी भी 21 से 22 साल की थी। लेकिन इन सब से उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। न जाने कब वो उसे दिल दे बैठी थी। वो समझ ही नहीं पाई थी। उसका पुरवकार लहजा, उसका कम बोलना, उसकी शख्सियत का ठहराव, और सबसे बढ़कर उसकी शफाफ रंग पे स्याह स्याह गहरी आंखें, जिसकी हालत दीवानी थी। आज तक वो उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाई थी। उसकी संजीदगी से हाले बाज़ दफ़ा डर भी जाती थी, लेकिन वो अभी इन सब से बेखबर था, लाताल्लुक़ था। वो अपने ख्वाब में भी ऐसी बात नहीं सोच सकता था। दादा ने कई बार इसकी शादी के बारे में सोचा, लेकिन वो हमेशा उन्हें चुप करवा देता था। लेकिन इस बार शायद ऐसा होने वाला नहीं था। अरमान के सामने हाले और उसके साथ बुरहान विराजमान था। अरमगान और मुर्तसम शाह भी आए नहीं थे, लेकिन नरमीन अरमान के साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी। दादा और बड़ी भी अपने कमरों में थे। बड़ी भी आजकल बीमार थी, इसलिए बहराम शाह ज़्यादातर खाना बड़ी भी के कमरे में ही खाते थे। खाना पुरसुकून होकर खा रहे थे जब बुरहान और उससे मर्दान खाने में हुई पंचायत के बारे में पूछ रहा था, जिसका जवाब अरमान दे रहा था। नरमीन भी बीच में कुछ पूछ रही, अपनी राय पेश कर रही थी। हाले खामोशी से उसे देख रही थी। उसकी शफाफ रंगत पे उसकी स्याह गहरी आंखें। आह हाले आह, वो मुंह में बुड़बड़ाई। अरमान उसकी नज़रों की तपश महसूस कर सकता था, लेकिन वो उसे हमेशा खामोशी से नज़रअंदाज करता था। खाना खा के बुरहान लाला को शायद किसी काम से जाना था, लिहाजा वो वहाँ से चला गया। तुम खाना खाओ, मैं ज़रा अभी आती हूँ। जी माँ, हाले ने खाते हुए जवाब दिया। अरमान और हाले दोनों आमने सामने बैठे थे। मुलाजमीन में से कोई आ रहा था या कोई जा रहा था। हाले ने मौका का फ़ायदा उठाया, उसके संजीदा चेहरे को देखा, फिर रुमाल से अपना चेहरा साफ किया, फिर उसकी संजीदगी का अंदाज़ा लगाया, लेकिन वो मुसलसल खाने में मसरूफ़ था। अरमान, हाले ने पुकारा था। एक लम्हे के लिए उसका हाथ थमा। उसने संजीदा नज़र उठा के देखा, फिर आहिस्ता से दबा दबा घुर्राया। लाला, अरमान लाला, कितनी बार तुम्हें समझाया है हाले, मैं तुम्हारा अरमान लाला हूँ। हाले ने गुस्से से उसे देखा। मैं आपको लाला कभी नहीं कहूँगी। क्यों क्यों नहीं कहोगी? अरमान के माथे पर साफ बल थे, क्योंकि आप मेरे लाला नहीं हैं, कहकर वो उठी थी और गुस्से से वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। अरमान ने उसे जाते देखा, फिर बुड़बुड़ाया, बेवकूफ़, तुम तैयार हो ना? कल तुम्हारे मामू की तरफ जाना है और तुम जानती हो ना कि क्या करना है। हाँ मामा, आप बेफिक्र रहें, इस बार अरमान को मैं राज़ी कर ही लूँगी। मीराल शाह ने बेटे की तरफ देखा। देखो मेरा, अगर तुम्हारे अरमान की शादी होगी तो वो हवेली ज़मीनें और भी बड़ा कुछ हमारे हाथ आ जाएगा। आप फिक्र मत करें मामा, वो सब हमारी ही मलकियत होगा। शाबाश मेरा, कल उसे हर हाल में अपनी तरफ राग़िब करना है। बाहिर बाबा हर हाल में उसकी शादी करना चाहते हैं। उसकी ज़मीनें और हवेली को भी एक वारिस की ज़रूरत है। सुना है कल शाहपुर में पंचायत बैठी थी। यज़दान अफंदी और उसका बाप वो भी थे। ओ मामा, इन सब में मुझे कुछ दिलचस्पी नहीं। उसने अपने नाखूनों पे लगे नाखून पॉलिश पर फूंक मारी थी। अच्छा मेरा, अब कोई गलती नहीं। अगर वो कुछ कह दी तो नाराज़ मत होना। उसे हर हाल में अपनी तरफ करीना वो उसे समझा रही थी और वो सुन रही थी। यार ये मुझसे नहीं हो रहा। मनाहिल ने एक तपी हुई नज़र उसे देखा था। वो हाले की बेस्ट फ्रेंड थी। कल उनका पेपर था और कुछ चीज़ें उनकी समझ से बाहर थी। वो दोनों उस वक्त हाले के कमरे में मौजूद थी। शाम के 4 बज रहे थे जब हाले ने बेजार होकर छोड़ा, बस कर दो मुन्ना, ये हमें पहले क्यों नज़र नहीं आया? और कल पेपर है, ये मुझसे नहीं होगा। हाले, ऐसे तो हम फेल हो जाएंगे। हाले की खुद की शक्ल उतरी हुई थी। उसने एक नज़र मनाहिल को देखा। हाले, तुम्हारे अरमान लाला है ना?
उनसे कह देते हैं कि वो हमारी कुछ ना कुछ मदद कर दें। मुझे पता है उन्हें बहुत अच्छा मैथ आता है। दूसरी बात, पता नहीं उसने सुनी थी कि नहीं, लेकिन उसे पहली बात पर शदीद गुस्सा आया था। पहले कहो कि हाले वो तुम्हारे अरमान लाला नहीं है। मनाहिल ने उसे रुक के देखा था। फिर मैं तुम्हें लेके जाऊंगी अपने साथ, वरना नहीं। वो तो मुंह खोल कर उसकी बात सुन रही थी, फिर आहिस्ता से बोली, दाल में कुछ काला है क्या? नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, वो मेरे कज़न है, बस लाला नहीं है। अजीब लॉजिक है हाले, वो तुम्हारे लाला नहीं। अब चलें? मौका अच्छा है, हाँ चलो। हारे पुरजोश होकर किताबें उठाती हुई बोली और अरमान के कमरे की तरफ बढ़ गई। उस वक्त वो हवेली में ही मौजूद था। उसने धड़कते दिल के साथ कमरे में नॉक किया। वो जो कोई काम में मसरूफ था। उसने सर उठा के देखा तो सामने हारे और मनाहिल किताबें हाथ में लिए खड़ी थी। शक्ल से ही दोनों सताई हुई लग रही थी। अरमान लाला, आप हमारी मदद कर दें प्लीज़, वहाँ से ही उसने कहना मुनासिब समझा। हाले के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने उसे नज़रअंदाज करके मनाहिल को देखा, फिर लैपटॉप बंद करके साइड पर रखा। अंदर आ जाओ। उन्होंने आहिस्ता से अंदर कदम रखा तो अरमान के कलोन की खुशबू हाले को शिद्दत से महसूस हुई, लेकिन मनाहिल का सारा ध्यान शायद कल के पेपर पर था। वो दोनों किताबें टेबल पर रख कर नीचे बैठ गए, जबकि अरमान सोफे पर ही बैठा था। उसने एक नज़र दोनों को देखा। मनाहिल किताब खोल रही थी, जबकि हाले छुप के से मुस्कुरा रही थी। न जाने क्यों मनाहिल ने उसे सवाल दिखाया, अरमान लाला ये वाला। हाले का चेहरा भी झुका हुआ था। उसने एक नज़र सवाल को देखा और एक नज़र दोबारा हाले को देखा, फिर गला खंकार के उसकी तवज्जो किताब की जानिब मबसूल करवाई तो हाले ने एकदम सर उठा के देखा था उसे। अरमान उसे संजीदगी से देख रहा था। उसने भी संजीदा हो जाने में ही आफियत जानी और सवाल की तरफ मतवज्जो हुई। वो मैथ का टॉपर था और वो बहुत उसे अच्छे से समझा रहा था। अगर कोई अच्छे से समझे तो तकरीबन 1 घंटा के बाद उनकी प्रॉब्लम्स आखिर वो सॉल्व कर ही चुका था। शाम के 7 बज चुके थे जब मनाहिल को वक्त का एहसास हुआ। हाले, अरमान लाला, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए, काफ़ी वक्त हो गया है। पेपर की तैयारी तो ऑलमोस्ट हो गई है, इसलिए मैं चलती हूँ। हाले, तुम वक्त पर आ जाना, इस बार टॉप तो हम ही करेंगे। ओके अरमान लाला। वो बोलते हुए किताबें हाथ में पकड़कर बाहर निकली थी। हाले अब अकेली रह गई थी। उसने एक नज़र अरमान को देखा था, जो सोफे पर अपनी पुश्त लगाए गाल पर उंगली रखे बड़ी संजीदगी से उसे देख रहा था। उसने एक नज़र किताब पे डाले और सवाल ढूंढने लगी, या यूँ कहना बेहतर होगा कि वो यहाँ रुकने का कोई बहाना ढूंढ रही थी। अरमान प्लीज़ ये वाला भी। उसने किताब उसके सामने की। अरमान के जबड़े भींचे। आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे हाले के दिमाग से ये सब निकल जाए। ना वो कोई बच्चा था और ना वो कोई बच्ची थी। ना वो जज्बात छुपाना चाहती थी और ना वो जज्बात को जानना चाहता था। इसकी वजह ये भी थी कि वो उससे काफ़ी बड़ा था और वो हर हाल में उसे अपनी बहन ही समझता था, लेकिन हाले किसी भी हाल में उसे अपना लाला नहीं मानती थी। अरमान की ज़िंदगी वीरान सी थी। माँ का साथ नहीं था, बाप को भी उसने कभी नहीं देखा था और अब ज़ख्मों पे नमक छिड़कने का काम यस्तान और उसके माँ बाप ने किया था। इसका सुकून भी एक हिसाब से बर्बाद हो गया था और ये बात हाले अच्छे से जानती थी। वो बस ये चाहती थी कि अरमान की ज़िंदगी से ये वीरानी ख़त्म हो और उसके साथ खुशियाँ बांटे। और देखा जाए तो ये गलत भी नहीं था। मोहब्बत करना किसी को चाहना गलत तो नहीं होता, लेकिन वो उसका क्या करे जो शादी ही नहीं करना चाहता। न जाने क्यों वो खुद को सजा दे रहा था। वो हर लिहाज से काबिल मर्द था। एक लाइफ पार्टनर के अलावा उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उन सब में वो एक चीज़ जिसका काफ़ी हद तक शिकार हो गया था और वो थी एहसास कमतरी। वो खुद को बाकियों में शुमार ही नहीं करता था, या शायद वो खुद को हाले के लायक भी नहीं समझता था। वो एक पढ़ी लिखी खूबसूरत दुशीसा थी। वो हमेशा उसे खुश देखना चाहता था, वो हमेशा उसके लिए अच्छा सोचता था, लेकिन वो उसे खुद के साथ नहीं देखना चाहता था। ना जाने क्यों ये वो समझ नहीं पाया था। वो आंखें पटपटा के उसे देख रही थी। वो जानती थी कि ये बातें उसे गुस्सा दिलाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता था। वो बस उसे जिद करती थी और वो हो जाता था। उसने उसके हाथ से किताब ली और उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो कहने का कोई फ़ायदा नहीं। उसने खामोशी से किताब ली और समझाना शुरू किया, लेकिन वो समझ ही नहीं रही थी, बल्कि यकटिक उसे ही देख रही थी। उसका रंग सांवले से थोड़ा सा साफ था। उसकी पलकें लंबी थी, तीखी नाक और पुरकशिश था। वो पुरकशिश था। वो उसे देखते ही चली गई। काश सामने बैठा शख्स कभी उसका हो जाए, कभी वो हाली अरमान शाह कहलाए। ये हसरत थी या ख्वाहिश अरमान पर ही मबनी थी। बोलते हुए अरमान ने एक नज़र उसे देखा, फिर दोबारा गला खंकारा तो वो होश की दुनिया में वापस आई। अरमान ने एक बार फिर उसे नज़रअंदाज किया। बुरहान लाला, आप शादी कब करेंगे? हाले ने पूछा था, मासूम और संजीदा सा चेहरा लिए। बुरहान लाला ने उसे एकदम नज़र उठा के देखा था। वो दोनों इस वक्त हवेली के लॉन में पुरसुकून होकर बैठे हुए थे। हाले ने पुरसोच होकर पूछा था, इस सवाल का क्या मकसद है हाले?
برہان کو اپنے گرد لال گھنٹی محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا، پھر آہستہ سے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ برہان لالا نے آئی برو اوپر کیے اور آہستہ سے قریب آئے۔ خالد نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، آپ کی ہوگی تو میری ہوگی نا؟ خالد رازداری میں بول رہی تھی۔ برہان لالا نے اب اسے بائیوں والی نظر سے دیکھا تھا۔ دال میں اسے واقعی کچھ کالا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اب پیچھے ہو کے بیٹھا، وہ جانتا تھا خالد کے دل کا حال۔ کوئی ہے ہی نہیں، میں تو راضی ہوں، برہان لالا نے آہستہ سے کہا۔ تو ڈھونڈ لینا، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے تم نے اپنے لیے ڈھونڈ لیا ہے۔ برہان لالا اس سے روانگی میں بات کر رہے تھے۔ ڈھونڈنا کیا ہے لالا، ارمان ہے نا؟ وہ بے دہانی میں ہی روانگی میں بول گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ لیکن برہان لالا نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولے، آر یو سیریس؟ برہان لالا نے پوچھا تھا۔ خالد نے انہیں دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، لالا آپ کریں گے نا میری مدد؟ آئی ایم ان لو۔ برہان لالا نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہے ہو کتنی بے شرمی سے بھائی کے سامنے بول رہی ہو، لیکن برہان لالا کو کوئی خاص اعتراض نہیں تھا۔ لیکن کیا ارمان بھائی راضی ہے؟ برہان لالا نے پوچھا۔ خالد نے ایک لمبی سانس خارج کی۔ وہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ آخر ان کے دل میں ہے کیا۔ لیکن لالا، آنکھیں تو جھوٹ نہیں بولتی نا، اگر ان کے دل میں نہیں تو کوئی اور بھی نہیں ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو آلے۔ ان کے ذہن میں کوئی مانوس سا چہرہ بیدار ہوا اور اگلے ہی پر غائب ہو گیا۔ چلو دادا سے بات کرتے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں حال شاہ۔ اور دونوں اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئے، جہاں دادا، جنہیں لوگ بہرام شاہ کے نام سے جانتے تھے، لائبریری میں مطالعہ کرنے میں مصروف تھے۔ دونوں نے دروازے پہ قدم رکھ کے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ یہ بات پہلے ماں باپ سے بھی تو کر سکتے تھے، لیکن بات کہاں بنے گی، یہ بات وہ اچھے سے جانتے تھے۔ دونوں نے گلا کھنکار کے اپنی آمد کی اطلاع دی۔ وہ اندر داخل ہوئے تو دادا نے ایک نظر اٹھا کے دونوں کو دیکھا اور کتاب بند کی۔ مجھے ہر حال میں اپنا حصہ چاہیے، راہیلا کی چنگاڑتے ہوئے آواز آئی۔ وہ تینوں اس وقت کمرے میں موجود تھے۔ راہیلا کا غصہ اس وقت سوانے سے پر تھا۔ پنچایت میں کیا ہوا وہ سب بتا چکے تھے، اور کون ان کے ساتھ ہے اور کون نہیں۔ آخر کروڑوں کی جائیداد کی بات تھی، وہ کسی بھی حال میں اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ کچھ بھی کرو یزدان، لیکن یہ سب ہمارا ہے اور ہمیں واپس چاہیے۔ پرویز ایک طرف کرسی پر جھول رہے تھے، شاید وہ کچھ سوچ رہے تھے۔ ماں آپ فکر مت کریں، یہ سب ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا۔ یزدان کے چہرے پر ایک شیطانی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، لیکن آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ تمہارے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے یزدان؟ راہیلا نے بیٹے کی طرف دیکھا تھا۔ میں بھی جہانگیر کا ہی خون ہوں، یا تو ارمان خود یہ سب ہمیں دے گا یا پھر ہم اس سے خود لیں گے واپس، وہ بھی سود سمیت۔ دادا نے ایک سنجیدہ سی نظر سے دونوں کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولے، یقیناً یہ کوئی مذاق بالکل نہیں ہے۔ خالد نے تھوک نکل کر ایک نظر برہان لالا کو دیکھا، وہ خود بھی بکھلا رہے تھے۔ خالد نے آنکھیں بند کی تو ارمان کا چہرہ واضح ہوا، کبھی غصے والا، کبھی ضد چھوڑتا ہوا اور کبھی کبھی ہلکا سا مسکراتا ہوا۔ خالد کے چہرے پر مسکان آئی، وہ یہاں تک آ ہی گئی تھی، یقیناً اب پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس نے محبت کی تھی اور محبت کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہوتا۔ اس نے خود کو مضبوط کیا اور آہستہ سے بڑبڑائے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ اس نے آنکھیں کھولی اور آگے ہو کے دادا کے قدموں میں بیٹھے دادا نے حیرت اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ برہان نے اسے دیکھا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس خارج کی اور آہستہ سے بولنا شروع ہوئی، دادا دادا اسے سننے کے لیے بالکل تیار تھے۔ دادا میں نہیں جانتی کہ میں ٹھیک ہوں یا غلط، میں یہ بھی نہیں جانتی دادا کہ یہ سب کیا ہوا، کیسے ہوا، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ ہو گیا ہے اور بڑی شدت سے ہوا ہے۔ وہ دادا کے سامنے محبت کا اظہار کر رہی تھی، اظہار کرتے ہوئے نہ ہی وہ ڈر رہی تھی اور نہ ہی جھجک رہی تھی، کیونکہ اس نے محبت کی تھی، گناہ نہیں کیا تھا۔ میں ارمان کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، ان کا بھی زندگی پہ حق ہے، خوشیوں پہ حق ہے۔ ارمان سے محبت کرتی ہوں، بے پناہ محبت کرتی ہوں، اور یہ کہتے ہوئے بھی مجھے کوئی شرم نہیں۔ میں جب جب انہیں دیکھتی ہوں تو وہ لمحہ بھر رکی۔ برہان لالا اور دادا خالد کو ٹرانس کسی کیفیت میں دیکھ رہے تھے۔ تو دادا، میرے دل میں ایک تکلیف سی اٹھتی ہے۔ وہ چنار کے درخت کی طرح مضبوط ہیں، خود کو سنبھال سکتے ہیں، لیکن وہ خوش نہیں ہیں دادا۔ وہ زندگی گزار رہے ہیں، زندگی جی نہیں رہے، اور میں ان کے ساتھ جینا چاہتی ہوں دادا۔ آپ میری مدد کریں نا۔ وہ ایک التجا سے بولی تھی، آپ کریں گے نا مدد؟ دادا نے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے پوچھا، کیا ارمان بھی؟ وہ خاموش رہی۔ برہان لالا تو دونوں میں تماشائی بنے ہوئے تھے۔ اس سے محبت کرتی حالے، لیکن اس کے دل کا حال معلوم نہیں۔
दादा ने आहिस्ता से कहा था, लेकिन हाले को ये एक तंज ही लगा था। दादा वो कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं कहते, लेकिन आंखें सब बोलती हैं, सब कहती हैं। न जाने वो मुझसे बोलते हुए किस बात की एहतियात करते हैं, न जाने कौन सा डर है अरमान के दिल में, न जाने वो खुद को कौन सी सज़ा देते हैं खुशियों से दूर होके। मैं उनके ज़ाहरी हाल से वाकिफ़ नहीं, लेकिन दिल के हाल से मैं अच्छे से वाकिफ़ हूँ। तो क्या है उसके दिल का हाल? दादा के सवाल जारी थे। दादा वो मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन क्या? दादा की नज़र पुरसोच थी। लेकिन दादा वो मुझे शायद हासिल नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों है? ये उनका दिल ही बेहतर जानता है। अब सारी बात खुल गई थी। दादा सीधे होकर बैठे थे। देखो हाले, में एक बात वाज़ेह कर दूँ, ये मेरे दिल की अव्वल ख्वाहिशों में से एक है कि मैं तुम्हें अरमान की दुल्हन बनता देखूँ। अगर अरमान के दिल का भी यही हाल है तो बात की जा सकती है, लेकिन अगर अरमान राज़ी नहीं तो हम ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। फिर तुम्हें इस बात को यहीं दफ़न करना होगा। हाले ने बुखला के दादा को देखा। ये क्या कह रहे हैं आप दादा? दादा ने एक नज़र बाहर की तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर वाज़िया हुई। फिर उन्होंने हाले की तरफ देखा, फिर एक आँख विंग की। यकीनन ये कोई साजिश हो रही थी अरमान के खिलाफ। दादा ने उसके सर पे हाथ रखा और आहिस्ता से सर इस बात में हिलाया। हाले के पल्ले कोई बात नहीं पड़ी थी। ठीक है, तुम दोनों जाओ, बाद में बात करते हैं जी। दोनों वहाँ से निकलते चले गए। उनके निकलते ही दरवाजे के बाएं तरफ की दीवार के पीछे से अरमान निकला और लाइब्रेरी में दाखिल हुआ तो दादा दोबारा से किताब पढ़ने में मसरूफ़ हो गए। उसने जबड़े भींच के दादा को देखा। यकीनन वो सब सुन चुका था। दादा आप भी किताब पढ़ रहे थे। मुस्कुराहट जब्त करने के चक्कर में उनका चेहरा लाल हो रहा था। दादा आपने सुना कि वो क्या बोल के गई है? वो एकदम करीब आया। हाँ मैंने सुना। दादा ने ऐनक से उसे देखा और फिर किताब में मसरूफ़ हो गए। दादा की लापरवाही से अंदाज पे अरमान का दिल किया कि अपना माथा पीट ले। तो दादा आपने उसे डांटा क्यों नहीं? ये सब क्या खन्नास है जो अपने दिमाग में वो भर के बैठी है? खन्नास नहीं, मोहब्बत। अरमान मोहब्बत। दादा आपको भी ये मोहब्बत लग रही है? वो बच्ची है, अभी बचपना ज़हन है उसका, आपको समझना चाहिए था उसे या तुम्हें। दादा ने फिर से ऐनक से उसे देखा था। दादा आई एम सीरियस। तो पुत्र आई एम आल्सो सीरियस। दादा का दिल किया, वो कहकर लगा कि हंस से शी डिज़र्व बेटर। दादा ये ठीक नहीं है। दादा ने अब उसे संजीदा सी नज़रों से देखा था। क्या तुम उसके लिए बेटर नहीं हो? नहीं दादा, मैं उसके लिए ठीक नहीं, मैं उससे 12 साल बड़ा हूँ दादा। 12 साल तो ये एतराज़ है। अगर तो ये बेईमानी है दादा। प्लीज़ ठीक है अरमान, अगर यही चाहते हो तो मैं उसे समझा दूँगा। ओके जी। फिर वो क्यों बेचैन सा होके बैठा था? वो इधर उधर देख रहा था। वो क्या चाहता था ये उसे बताना नहीं आ रहा था। अब कि शायद उसे खुद समझ नहीं आ रही थी। वो मज़ीद 2 लम्हे बैठा और फिर वहाँ से उठकर निकलता चला गया। दादा ने किताब बंद करके एक नज़र उसे देखा, फिर आहिस्ता से बड़बड़ाए, अरमान यू आर आल्सो इन लव। अस्सलाम वालेकुम ममानी जान, कैसी हैं आप? मिरहा ने ममानी के गले लग के कहा। बिल्कुल ठीक, ममानी ने रूखा सूखा सा जवाब दिया। शाम के 5 बज रहे थे। अरमान बुरहान सब घर में मौजूद थे, सवाए मुर्तसिम शाह के, क्योंकि वो एक डॉक्टर थे और वो हॉस्पिटल में ही मौजूद थे। सब लॉन में मौजूद थे। मिरहा की भी सारी फैमिली थी। अरमान बिल्कुल सामने बैठा था। हाले भी साथ ही बैठी थी, अलबत्ता वो उन दोनों के साथ बैठा था। मिरहा अरमान को देखती रही। हेलो अरमान, कैसे हो? वो एक अदा से बोली थी। हाले ने एक आईब्रो उठाकर उसे ज़रा कड़ी नज़रों से देखा था। मिरहा तो उसे नहीं देख रही थी, लेकिन अरमान ने दोनों को देखा था। फिर उसने एक दो लम्हे सोचा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? उसकी मुस्कुराहट पे जहाँ मिरहा को हैरत हुई थी, वहाँ हाले ने उसे गुस्से और हैरत से आंखें बड़ी करके देखा था। फिर ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई, लॉर्ड गवर्नर कभी मेरे लिए तो मुस्कुराए नहीं। उसे बुड़बुड़ाते देख न जाने क्यों अरमान नीचे मुँह करके ज़रा छुप के मुस्कुराया था। हाल उसे गुस्से से आंखें सुकेड़ के देख रही थी। वो तो कह रहा था उसे मोहब्बत नहीं है, फिर क्यों वो ये हरकतें कर रहा है? ये उसकी आंखें तो उसके दिल के भेद खोलने पर लगी थी। तौबा इन आँखों के राज जो जादू करके सारी बात उगलवा लेती हैं। इससे पहले अरमान से कोई और हरकत हो जाए, उसने वहाँ से उठ जाना ही मुनासिब समझा। न जाने वो क्या चाहता था। एक तरफ उसके सामने होने से, उसकी अदाएँ देखने से खुश हो रहा था और दूसरी तरफ वो उसे खुद से दूर करना चाहता था। न जाने क्यों, वो क्यों खुद के साथ ज़्यादती करने पर तुला हुआ था। वो ये क्यों समझता है कि उसे कम बोलना चाहिए, उसे खुश नहीं होना चाहिए या उसका खुशियों पर हक नहीं है। लेकिन वो मोहब्बत कर तो रहा था, मगर निभाने से क्यों डर रहा था? ये एक अहम और संगीन मामला था, लेकिन वो नादान था। हालत तो समझ गई थी कि उसे क्या चाहिए, लेकिन वो अनजान ही बना रहना चाहता था। वो प्यार को तो समझता था, लेकिन हाले के प्यार को समझना नहीं चाहता था। वो उससे एक पल दूर नहीं रह सकती थी। वो उसकी खुशबू में ही हमेशा बसी रहना चाहती थी, लेकिन वो उसे कई हिजरों की दूरी दे रहा था।
क्यों? वो आखिर क्यों ऐसा चाहता था? सिर्फ माँ बाप की कमी की वजह से या फिर कोई और एहसास कमतरी की वजह से? इन सब में उसका कसूर तो नहीं था, और जब कसूर ही नहीं था तो फिर सजा कैसी? काश ये बात अरमान जल्दी समझ जाए, वरना देर हो गई तो पूरी उम्र का पछतावा हाथ में आएगा, जो इन कमियों से लाख गुना बदतर होता है। वो इंसान को पल पल मारता है। हाँ, वो उससे मोहब्बत करता था, लेकिन पहला कदम तो हाले को ही उठाना था। उसकी धड़कनों की आग को हाले को ही बुझाना था। उसे सीने से लगाकर उसकी गुर्बत की खुमारी को अब हाले को ही कम करना था। ये मोहब्बत की ज़ुबान थी जिसे हाले को ही समझना था। वो बेचैन था, वो कदम बढ़ाने वाला नहीं था। अगर ये कदम हाले बढ़ाएगी, उसके लिए खड़ी हो जाएगी, तो ये दौड़ के उसे थामने वाला था। वो कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही थी, मुंह में मसलसल बुड़बुड़ाहट जा रही थी। ये समझते क्या है, खुद को मैं पागल हूँ क्या, जो आगे पीछे फिरती रहती हूँ? ऐसे प्यार वाले स्माइल मुझे तो कभी नहीं दिए। फिर उसे क्यों दी? एक चॉकलेट और उसके मुंह में गई। अब बाईं तरफ चक्कर लगा, लेकिन मोहब्बत मुझसे ही करते हैं। हाँ, क्या हुआ? वो कज़न है, इसीलिए स्माइल दी होगी। अब बाईं तरफ चक्कर लगा, लेकिन कज़न तो मैं भी हूँ। दुपट्टा बेड पर पड़ा था, वो मुसलसल चक्कर लगा रही थी। मुझे स्माइल क्यों नहीं देते वो, कि मैं वाकई इतनी बुरी हूँ? वो बैठ गई थी, आंखों में आंसू भी आ गए थे। क्या वो मुझे पसंद नहीं कर सकते? आंखों को काजल भी फैल रहा था। क्या कमी है मुझ में? वो मुझे बताएं तो मैं ठीक कर लूँगी। मुझे क्यों नहीं चाहते? एक आंसू बाहर निकला था, ये जाने बगैर कि कोई बाहर खड़ा उसे सुन रहा था। वो मुसलसल खुद से बातें कर रही थी। कमी तुम में नहीं हाले, कमी तो मुझ में है। मैं तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी खूबसूरत आंखों की काबिल नहीं हूँ। वो उस वक्त सफ़ेद सूट में मलबूस था। उसके पसंदीदा कपड़ों में वो अपनी तरफ से ठीक कर रहा था, लेकिन वो बोल रहा था कि हाले की ज़िंदगी, हाले की मोहब्बत की डोर उसी पर शुरू होकर उसी पर ख़त्म हो रही थी। अगर वो उससे बड़ा है, तो क्या वो मोहब्बत का हक खो चुका है? उसकी इस सोच को वो बहुत जल्द ख़त्म करने वाली थी। जानते हो मोहब्बत क्या होती है? कब महसूस होती है? जब तन्हाइयाँ महफिल बन जाती हैं, जब एक शख्स आपकी मंजिल बन जाता है, जब ये दिल सब पे दीवाना होने के बजाय आप पर ही उसकी हद ख़त्म हो जाती है। जब गुमान और ख़्यालों में बस मोहब्बत होती है, लेकिन मोहब्बत मांगी नहीं जाती सामने वाले से। अगर मोहब्बत है तो उसे बताए बगैर खुदा के आगे सजदा रेज़ हो जाओ, फिर खुदा जाने और आपकी मोहब्बत जाने। क्या अपडेट है? यस्तान आहिस्ता से पूछा। वो इस वक्त अपने डेरे पर मौजूद था। वो कोई कातलाना साजिश कर रहा था। क्या वो वाकई जहांगीर शाह का खून था? क्या ये थी जहांगीर की मोहब्बत? वो क्या कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता था। जी, खबर पक्की है। स्पीकर से किसी की आवाज़ उभरी। ठीक है, लोगों को इकट्ठा करो। यस्तान ने कह के फ़ोन काटा और शैतानी सी मुस्कान के साथ वो डेरे से बाहर निकला। बहुत से लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। ये पैसा एक फसाद है, फितना है। ये इंसान की अकल पर ऐसे हावी होता है कि दिल की दीवार टूट जाती है और नीयत के पर्दे भारी हो जाते हैं, और इंसान सही गलत की पहचान भूल जाता है। और दौलत के इस नशे में वो फिर कभी भी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ये स्थान आफंदी कोई बड़ा ही मंसूबा बना रहा था, जो शायद किसी की ज़िंदगी से मुंसलिक था, या फिर किसी की मोहब्बत से। अरमान जब घर में दाखिल हुआ तो रात के 8 बज रहे थे। मीराल पुप्पो अभी घर में ही मौजूद थी, लेकिन अरमान शाह को उन सब में रति बराबर भी दिलचस्पी ना थी। वो उन सब पर एक नज़र डालता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ। उसके ठीक 2 से 3 मिनट बाद मिठा उठी और उसके कमरे की तरफ गई थी। वो लैपटॉप खोलकर सोफे पर ही बैठा था। शायद वो किसी मीटिंग की तैयारी में उसे वहाँ बैठे अभी कुछ वक्त ही गुजरा था, जब मिठा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? शुक्र है इतने मैनर्स तो थे उसे। उसके जबड़े भींच गए थे, लेकिन उसने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई और उसे देखा। फिर जले भुने लहजे में बोला, तुम ऑलरेडी अंदर हो। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखा और अंदर दाखिल हुई और उसके करीब बैठी और एक अदा से बोली, क्या तुम फ्री हो? अरमान ने लैपटॉप उसके सामने किया और आहिस्ता से बोला, मसरूफ़ हूँ, यानी कि वो अब जाए। लेकिन वो उसके बिल्कुल सामने बैठ गई थी। मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। अरमान ने उसे गुस्से से देखा था। ये लड़की उसके सर पे मसलत हो रही थी। उससे पहले वो कुछ और कहती, अरमान बड़े सब से बोला था, बट आई एम बिजी, और फिर से काम में मसरूफ़ हो गया और वो बोर होकर वहाँ बैठी रही। एक नज़र उसने कमरे को देखा। अगर वो अरमान को मना ले तो ये आलीशान कमरा उसका हो सकता था। उसने दोबारा से खुद को बोलने के लिए तैयार किया, अरमान। एक मीठी सी आवाज़ दोबारा उसके कानों में पड़ी थी। उसने जब से आंखें बंद करके खोली। आह, ये लड़की उससे आखिर चाहती क्या है? वो तो सोच के रह गया था। मिठा
मैं अपनी मीटिंग की तैयारी कर रहा हूँ, इस वक्त बेहद बिजी हूँ। अरमान ने एक एक लफ्ज़ अदा किया। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, हाले ने अरमान के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए थे, जिसे वो शीशे में देख चुका था। लेकिन तुम्हारे लिए टाइम ही टाइम है, अरमान ने एकदम कहा। हाले के कदम फ्रीज हुए। वो रुक के सुनने लगी थी। वो जानती थी कि बातें सुनने वाला गलत होता है, लेकिन यहाँ तो बात मोहब्बत की थी। वो ना चाहते हुए भी वहाँ खड़ी हो गई थी। नीचे सब मौजूद थे। कोई नहीं जानता था कि आखिर हवेली में हो क्या रहा है। अरमान जानता था वो अब जो भी बोलेगा वो हालिद शाह ज़रूर सुनेगी, और ये मौका अच्छा था उसके पास अलविदा कहने का। उसने खुद को मजबूत किया और बोलना शुरू किया। मेरा तुम्हारे लिए टाइम नहीं होगा तो किसके लिए होगा? वो शीशे में देख के बोल रहा था। उसके चेहरे को देख के उसे करना ही था। वो अपनी मोहब्बत को दरिया की तरह देख रही थी कि पानी तो जा रहा था और रेत इसके हाथ में आ रही थी। उसके लिए खड़े रहना मुहाल हो गया था। आंखें एकदम भर आ गई थी। इसने लड़खड़ा के दीवार को पकड़ा था और अरमान खामोशी से देख रहा था, और वो फिर भी बोल रहा था, मेरा तुम बहुत खूबसूरत हो। बिल्कुल मेरे दिल में उतरती हुई हाल की बेचैनी बेताबी में मज़ीद इजाफा हुआ था। आंखों में से आंसू की लड़ियाँ बहने लगी थी। क्या क्या अरमान भी मेरा से मोहब्बत करते हैं? उसने लफ्ज़ तोड़ तोड़ कर अदा किए, लेकिन ये रोने का वक्त नहीं था, सवाल करने का था। वो एकदम खड़ी हुई। अरमान को लगा कि वो वहाँ से चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो बेखौफ होकर कमरे में दाखिल हुई और दोनों पर एक कड़ी नज़र डाली। फिर अरमान को देखते हुए ही मेरा को मुखातिब किया। पप्पू बुला रही हैं तुम्हें। मेरा ने मुंह फैला के देखा कि माँ उसे उस वक्त क्यों बुलाएंगी, लेकिन उसने कहना चाहा, मेरा पप्पू बुला रही हैं तुम्हें अभी इसी वक्त। खाले ने उखड़े हुए लहजे में बड़े सब से कहा। ओके। वो वहाँ से उठी और निकलती चली गई। अरमान ने उसे नज़रअंदाज किया और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। यानी इसके लिए मेरा के लिए वक्त था, लेकिन उसके लिए नहीं। ये सोच उसे तड़पा रही थी। वो मज़ीद उसे लाल आंखों से देख रही थी। वो नीचे मुँह करके बैठा था। वजह काम नहीं था, बल्कि वो आंखें थी जिनसे वो नजरें चुरा रहा था। वो इन आंखों में देखकर अब कमज़ोर नहीं होना चाहता था, इसलिए काम की तरफ देखना ही मुनासिब समझा। हालांकि होंठ आहिस्ता से कपकपा रहे थे। अरमान, उसने भराई हुई आवाज़ में उसे पुकारा। एक लम्हे के लिए उसके हाथ थमे थे, लेकिन एक बार फिर वो बड़ी महारत से उसे ज़बरदस्ती नज़रअंदाज कर गया था। अरमान अब की आंसू भी निकला था। उसकी आवाज़ में वाज़ेह लड़खड़ाहट थी। अरमान ने लंबी सांस ली और गुस्से से उसे देखा। अरमान लाला, उसने खा जाने वाले अंदाज में कहा, कितनी बार का है हाल है, मैं तुम्हारा लाला हूँ, आप मेरे लाला नहीं है। सुना आपने अरमान, आप मेरे लिए लाला नहीं हैं। एक आंसू और लड़खड़ाया। आपके बगैर मैं नहीं रह सकती अरमान। उस कलेजा बिखरा हुआ था। एक मोहब्बत करने वाली औरत का इतना इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। ये क्या बकवास है? वो मज़ीद बिफरा। बकवास नहीं है, मेरी मोहब्बत है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने बचपन से आपसे मोहब्बत की है, आपके ख्वाब देखे हैं। मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी अरमान। उसने गुस्से से हाले की तरफ देखा। जानती भी हो अरमान शाह से बात कर रही हो, तुमसे 12 साल बड़ा हूँ हाले, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वो ऐसे कह रहा था जैसे वो खुद पर बेइंतहा सब्र कर रहा हो। हाले अपने अरमान से बेहद मोहब्बत करती है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता आपकी उम्र क्या है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। वो एकदम खड़ा हुआ तो उसे अपने पेट में दर्द की टीसी उठती हुई महसूस हुई। हाले ने उसे बेयकीनी से देखा, फिर लफ्ज़ तोड़ फोड़ के अदा किए। ये आप नहीं हैं अरमान, मैं तुमसे नहीं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। अरमान ने एक और झूठ बोला। हाले ने एकदम दिल पे हाथ रखा था। उसकी आंखों में क्या नहीं था, दुख, दर्द, धोखा, असियत, खोने का डर क्या था जो अरमान को नहीं दिख रहा था? ये कांटों का दरिया अब अरमान को अकेले ही अबूर करना था। नहीं, उसने बेयकीनी से सरनफी में हिलाया। आप झूठ बोल रहे हैं, मैं मान ही नहीं सकती। मेरा अरमान मुझसे नहीं किसी और से मोहब्बत करता है। उसने सीने पर उंगली रखी। तो मानो या ना मानो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने रुख दूसरी तरफ कर लिया था। अब उसकी आंखों में देखना और भी मुश्किल हो गया था। नहीं, आपको फ़र्क पड़ता है अरमान, मैं जानती हूँ कि आपको फ़र्क पड़ता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतने सालों से मोहब्बत करती आई हूँ, और आपके इस सख्त दिल को मैं पिघला नहीं पाई, मोम नहीं कर पाई। उसकी आवाज़ बेबसी से तेज़ हो गई थी। नहीं नहीं, ऐसा मत करें। मैं कैसे बताऊँ, कैसे दिखाऊँ कि मेरे दिल में कितनी मोहब्बत बढ़ चुकी है। मैं बहुत आगे आ गई हूँ अरमान, ऐसा मत कहें। इस खाई में मुझे मत धकेलिए। अरमान ने बेहद आहिस्ता से उसे कहा। अरमान ने एकदम रुख उसकी तरफ किया, फिर उसकी आंखों में देखकर एक आखिरी वार किया। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता हाले, और ये वाकई आखिरी बार था। अब उसके पास एक आखिरी रात थी, और वो थी भीख। वो एकदम उसके कदमों में बैठी थी। अरमान को उससे सरकत की उम्मीद नहीं थी। वो एकदम बुखला के उसे देखने लगा था। अरमान, मत करें मुझे मेरी मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा मत दें। मैं मर जाऊंगी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उठो हाले, उसने उसे कानों से पकड़ कर खड़ा किया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ अरमान, मेरा मज़ीद इम्तिहान मत लें, यहाँ से जाओ।
نہیں میں نہیں جاؤں گی، میں نے کہا۔ حالے جاؤ، وہ ایک دم تیز آواز میں بولا۔ شاید اسے اس کا جواب مل گیا تھا۔ حالے ایک دم خاموش ہوئی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب اسے محسوس ہوا کہ یہ ارمان اب اس کا نہیں رہا۔ اس نے خاموشی سے رخ پھیرا اور آہستہ سے قدم بڑھائے۔ ارمان اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، بالکل خالی نظروں سے وہ اسے روکنا چاہتا تھا، اس کے آنسو صاف کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے دل کو خاموش کرانا مناسب سمجھا۔ وہ اس کی طرف سے رخ پھیر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ دروازے تک پہنچ کے رکی۔ ارمان، میں جانتی ہوں کہ ایک دن آپ کو میری محبت کا احساس ہوگا، اور پھر ایک پچھتاوا، لیکن تب میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، بلکہ آپ سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، بلکہ نکلتی چلی گئی تھی۔ یہ پچھتاوا تو کب سے شروع ہو چکا ہے حالے۔ میں اپنے ساتھ تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اس لیے میں خود سے تمہیں دور کرنا ہی بہتر سمجھتا ہوں۔ وہ نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی آواز ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ رو رہی ہے ارمان، وہ ارمان کی وجہ سے رو رہی ہے۔ یہ بات تو برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی، یہ بات بھی تو جان لے رہی تھی۔ چلو، اس سے کم از کم اس کی جان تو محفوظ تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور شاور لینے چلا گیا۔ وہ بے جان قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی۔ پھپھو جا چکی تھی۔ اس نے کمرے کو لاک لگایا اور ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ آنسو مسلسل لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ کانچ کے ٹکڑے اس کے سینے کے اندر تک بے بس ہو چکے تھے، جنہیں نکالنا شاید ناممکن تھا۔ وہ کئی لمحے وہاں بیٹھی رہی۔ نرمین بیگم اسے بلانے آئی تھی، لیکن کوئی آواز نہ پا کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب اللہ، میں کیسے جیوں گی؟ اب جینا اور ناممکن لگ رہا ہے۔ وہ کیسے میری محبت کو رد کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے اتنی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں؟ کیا میری محبت ان کے قابل نہیں تھی؟ کتنا بھیانک سوال تھا۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ جدائی کے لمحے آن پڑے تھے، لیکن ناقابل برداشت تھی۔ وہ کیا کرے گی اب؟ وہ تو خالی ہاتھ رہ گئی ہے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھ آنکھوں کے سامنے کیے اور پھر اسے منہ پہ رکھ کے پھٹ پھٹ کے رو دی۔ اللہ، اتنی بڑی سزا! یہ محبت تو سراسر روگ ہے، اور آج یہ بات اسے پتہ چل گئی تھی۔ وہ مزید وہیں بیٹھی رہی، اپنی قسمت پہ روتی رہی، اپنی مری ہوئی محبت کو اپنے عشقوں سے غسل دیتی رہی۔ وہ کپڑوں سمیت مسلسل 15 منٹ سے شاور کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ اس ٹھنڈے پانی سے اپنے دل کے درد کو بھی دھو لینا چاہتا تھا، لیکن یہ ممکن ہی کب تھا؟ بھلا دلوں کے درد کب ایسے مٹتے ہیں؟ وہ پانی کے نیچے کھڑا ہو کر خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ یہ بات اس کے لیے کتنی جان لیوا تھی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی، اور وہ ایک بار پھر اس کی کم ذات ہی دوسروں کی تکلیف کا باعث بنی تھی۔ اگر زندگی حالے کے لیے بیمانی ہو گئی تھی، تو ارمان کے لیے بھی شیری نہیں رہی تھی۔ یہ محبت بھی کیسے کیسے روک دیتی ہے۔ وہ تو سوچ کے رہ گیا تھا۔ پانی مسلسل اس کے اوپر بہہ رہا تھا، آنسو بھی اسی میں سبت ہو رہے تھے۔ اس تنہائی میں بھی نہ جانے کس سے وہ آنسو چھپا رہا تھا۔ وہ یوں ہی کھڑا رہا، آنکھیں مزید لال ہو گئی تھی۔ زندگی تو اس کے لیے دکھوں کی وجہ ہی بنتی جا رہی تھی۔ صبح نرمین کی آنکھ 8 بجے ہی کھلی تھی، لیکن حالے ابھی تک نیچے نہیں آئی تھی۔ آج اس کا پیپر تھا اور وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ نرمین نے اپنے قدم حالے کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ برہان لالا گھر پر ہی موجود تھے، جبکہ ارمان صبح جا چکا تھا۔ وہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی تو حالے ابھی تک ویسے ہی سو رہی تھی۔ اس کا پیپر 8:30 بجے سٹارٹ ہونا تھا، لیکن کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ رات تو چبھلی سوئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اسے پکارا، حالے! اب کہ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، انہوں نے لحاف پیچھے کیا اور اسے جیسے ہی چھوا تو وہ ایک دم بکھلائی۔ اس کا بدن آگ کی مانند تپ رہا تھا۔ حالے! وہ یک دم اس کے پاس آئے، لیکن وہ شاید ہوش میں ہی نہیں تھی۔ نرمین نے زور سے اسے پکارا تھا، برہان! ارمان! وہ واقعی بکھلا گئی تھی۔ اکلوتی بیٹی تھی ان کی، برہان لالا۔ ماں کی آواز سن کر فوراً آئے تھے۔ برہان، گاڑی نکالو، ہاسپٹل لے کر جانا ہے حالے کو۔ برہان لالا نے سر اس بات میں ہلایا اور باہر کی طرف بھاگا اور گاڑی نکالی، اور پھر واپس آیا اور اسے اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا، لیکن بخار حد سے زیادہ تھا۔ ہاتھ پاؤں بھی نیلے پڑ رہے تھے۔ برہان لالا نے جلدی سے گاڑی ہاسپٹل کی طرف بھگائی۔ نرمین نے بیٹی کو دیکھا، ایک دن میں ہی اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آئے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ ہاسپٹل پہنچے تھے اور وہ جلدی سے حالے کو اٹھا کے اندر کی طرف بھاگا تھا۔ اس کا کام میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے بے چین ہو کر لیپ ٹاپ بند کیا اور موبائل نکالا۔ ایک ہی بات اسے پریشان کر رہی تھی، نہ جانے وہ اب کیسی ہوگی۔ اس نے ہمت سے کام لیا اور اس کی تصویر نکالی، بس اسے دیکھنے لگا۔ کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ میچور مرد محبت میں ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے؟ وہ اسے نظریں نہیں ملانا چاہتا تھا، اس لیے جلدی آفس آ گیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آج کے بعد وہ کبھی نظریں ملا بھی نہیں پائے گا۔ جن الفاظوں سے معافی ملے گی، وہ الفاظ وہ اپنی محبت کے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ وہ مزید اسے بے چینی سے دیکھتا رہا۔ پھر اسے دادا کا فون آیا۔
اس کے ماتھے پہ بل پڑے کہ صبح ہی صبح دادا کا فون یقیناً کوئی خاص بات ہوگی۔ اس نے یس کر کے کان سے فون لگایا۔ ہیلو، تم نے حال سے ایسا کیا کہا تھا؟ دادا کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ ارمان کو کسی انہونے کا احساس ہوا۔ کیا ہوا دادا؟ ارمان، گھر پہنچو پھر بات کرتے ہیں۔ آج وہ دادا نہیں بہرام شاہ بن کر بات کر رہے تھے۔ کل کے بعد اسے واقعی لگ رہا تھا کہ کچھ ہوا ہے۔ وہ جلدی سے حویلی کی طرف بڑھا، لیکن نرمین، برہان اور ارمغان سب ابھی ہاسپٹل میں ہی موجود تھے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں، بخار تیز تھا اور حالے نے کسی بات کا بہت زیادہ سٹریس لیا ہے۔ وہ سیدھا دادا کے کمرے میں داخل ہوا جو ادھر ادھر چکر کاٹ رہے تھے۔ ارمان، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ دادا کے چہرے پر واضح غصہ تھا۔ کیا ہوا ہے دادا؟ اس غصے کی وجہ؟ ارمان نے نہ سمجھی سے پوچھا تھا۔ تم نے حالے کو ایسا کیا کہا کہ وہ ہاسپٹل پہنچ گئی؟ یہ خبر تھی یا دھماکہ جو ارمان پر ہوا؟ کیا؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، جیسے اسے یقین تھا کہ اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ اس کی طبیعت بگڑ گئی ہے ارمان، سب ہاسپٹل میں ہے۔ دادا وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے بتائیے، کون سا ہاسپٹل ہے؟ میں جاتا ہوں۔ دادا نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ پیار تو اس کے لیے جیسے ٹپک رہا تھا، تو وہ پھر کیوں انکار کر رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پائے تھے۔ بتائے نا دادا، وہ کہاں ہے؟ وہ بڑی بےتابی سے پوچھ رہا تھا۔ اگر تم اس سے پیار نہیں کرتے، تمہیں اس کی فکر نہیں، تو اب یہ سب کچھ تم نے کہا کیا مقصد ہے؟ یہ طنز نہیں تھا، وہ واقعی جاننا چاہتے تھے۔ دادا، میرا اسے دور رہنا بے حد ضروری ہے۔ کیوں ارمان کیوں؟ کیونکہ دادا میری جان خطرے میں ہے۔ کیا؟ وہ یکدم بکھلائے۔ وہ یہ بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن روانے میں کہہ گیا تھا۔ دادا سب ٹھیک ہے، اب بتائیں نا حالے کہاں ہے؟ اس نے دادا کے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا تھا۔ نہیں ارمان، پہلے تم بتاؤ کہ کیا بات ہے؟ دادا، اس نے بہت سب سے اسے پکارا تھا۔ ان سب باتوں کا بھی وقت نہیں، آپ یہ بتائیں کہ حالے کدھر ہے؟ آپ بتاتے کیوں نہیں کہ وہ کہاں ہے؟ اس کے ہاتھ ابھی بھی ان کے کاندھے پر تھے، کیونکہ ارمان وہ تم سے ملنا نہیں چاہتی۔ اس کے ہاتھ یکدم ڈھلے، آنکھیں بھی نیچے جھکی۔ اس نے کہا ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں کبھی بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ دادا نے جیسے نظریں چرائی۔ ٹھیک کہا ہے اس نے دادا، آہستہ سے کہہ کر اس نے رخ پھیر لیا تھا اور قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ کہاں جا رہے ارمان؟ دادا نے پوچھا کھلی فضا میں۔ دادا، اب ایک پچھتاوا پوری عمر میرے ساتھ رہے گا، اس نے ہلکی سی گردن موڑ کے کہا تھا اور پھر نکلتا چلا گیا۔ دونوں ہی دادا کے بچے تھے، لاڈلے تھے، بھلا کسی ایک کے دکھی ہونے سے وہ کیسے سکون سے بیٹھ سکتے تھے؟ لیکن یہ محبت تھی اور پہلا قدم انہیں خود ہی اٹھانا ہوگا۔ یہ لو بیٹا، نرمی نے دلیا کا ایک چمچ اور حالے کی طرف بڑھایا اور اس نے آہستہ سے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ بس ماں، میرا دل نہیں ہے۔ نرمین کا دل کیا کہ اسے اپنے سینے سے لگائے، اسے پوچھے کہ اس کے دل میں ایسا کیا ہے جو اسے جینے نہیں دے رہا۔ حالے، نرمین نے آہستہ سے پکارا۔ حالے نے بولے بغیر ان کی طرف دیکھا۔ نرمین کی آنکھیں نم تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس ایگزامس کی ٹینشن تھی، تیاری نہیں ہے میری، حالے نے آہستہ سے کہا، لیکن وہ یہ جان گئی تھی کہ بات کچھ اور ہے۔ انہوں نے کچھ اور کہنا یا پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور ہولے ہولے اس کا سر تھپکتی رہی۔ حالے کچھ دیر سونا چاہتی تھی، اس لیے وہ وہاں سے اٹھ گئی تھیں۔ یہ جدائی نے تو ایک دل میں ہی اس کا سارا خون نچوڑ لیا تھا۔ حالے کو بے حد کمزوری تھی، اس کے دائیں ہاتھ پر ڈرپ تھی۔ ڈاکٹر نے صاف کہا تھا کہ کسی بات کی ٹینشن لی ہے، لیکن دادا، برہان لالا، یہ دو ہی تھے جو شاید اس کی ٹینشن کی وجہ سمجھ گئے تھے اور دونوں ہی فی الحال خاموش تھے، یا شاید صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ آج اس بات کو گزرے 2 دن ہو گئے تھے، لیکن حالے کی حالت میں سدھار نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ ابھی بھی کافی حد تک ذہنی ٹینشن کا شکار تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے اور حالے چپ تھی۔ اگر اس کی حالت ایسی تھی تو سکون تو ارمان کو بھی نہیں تھا، وہ بھی ضرورت سے زیادہ ہی خاموش ہو گیا تھا۔ رات کو سونے کے لیے صرف حویلی آتا تھا اور صبح ہی نکل جاتا تھا۔ دادا 2 دن سے یہ سب دیکھ رہے تھے، لیکن وہ خاموش تھے، دونوں کو تھوڑا وقت دینا چاہتے تھے۔ اگلے ہفتے ارمان کی سب سے بڑی میٹنگ تھی جو گاؤں سے باہر تھی، جس کی تیاری بھی تقریباً مکمل تھی۔ 2 دن سے اس نے حالے کو نہیں دیکھا تھا، اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ زندہ ہے، اور یہ کافی بالکل نہیں تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب وہ حویلی میں داخل ہوا۔ وہ راہداری میں چل رہا تھا، تب وہ اچانک رکا، نہ جانے کیوں۔ وہ 2 لمحے کھڑا رہا، ایک عجیب سی کھلبلی مچ گئی تھی دل میں۔ اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا اور مزید 2 لمحے کھڑا رہا۔ پھر اچانک اس سے کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی اور اس نے نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا تو کچھ دم میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ دور سے بھی اس کے گلاب جیسے چہرے پر بکھرے زرد رنگ کو پہچان سکتا تھا۔ اس کے دل کا درد یکدم بڑھ گیا تھا، اس کا پچھتاوا پھر بیدار ہوا۔ حالے نے چادر لپیٹ رکھی تھی، وہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ ٹھیک 2 دن اور
3 रातों के बाद वो उसे देख रही थी, लेकिन हैरत की बात ये थी कि चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, ना कोई जज़्बात, ना कोई एहसासात, ना मोहब्बत, ना शिकवा, ना तड़प, कुछ भी नहीं था। वो एक ही ज़ाविये से खड़ी थी, बालों को खोल रखा था लेकिन चादर में छुपे हुए थे। ना वो रो रही थी, ना वो मुस्कुरा रही थी, ना जाने क्या सोचते हुए। उसे बस रिएक्ट देखे जा रही थी। अरमान ने चेहरा नीचे किया, लेकिन दरहकीकत ये सब बर्दाश्त करना नामुमकिन सा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये खून कभी भी किसी भी वक़्त चटक सकता है और ये अरमान होने नहीं दे सकता था। वजह वो ज़िंदगी थी जो उसे खुद से ज़्यादा अज़ीज़ थी। उसने वही रवैया दोबारा इख्तियार किया और कुछ भी बोले बगैर सीधा चलता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हाले के चेहरे पर बिल्कुल हल्की सी, बिल्कुल एक बेबसी वाली मुस्कान आई और अगले ही लम्हे वो चली गई। उसने हाथों को फोल्ड कर रखा था और वो अब चाँद को देखने लगी थी जो पूरे पेचो ताप से चमक रहा था। वो तो हर उस लड़की से लड़ सकती थी जो अरमान को चाह रही थी, उससे मोहब्बत का दावा कर रही थी, लेकिन वो उसका क्या करे जिसे अरमान चाहता हो। वो तो यहाँ आके टूटी थी, मोम की गुड़िया तो यहाँ आके पिघली थी, क्योंकि अरमान ने कहा था वो उससे नहीं किसी और से मोहब्बत करता है, और ये उसके होते हुए कैसे मुमकिन था। ये बात दिल को बुरी तरह चुभ रही थी, घायल कर रही थी। वो अभी भी चाँद को देख रही थी खामोशी से। चाँद की रोशनी चाँद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन इस रोशनी में वो आज खूबसूरत नहीं लग रही थी, बल्कि एक मुरझाया हुआ फूल ही लग रही थी। वो चेहरा टेढ़ा करके चाँद को देखती रही, फिर बोलना शुरू हुई, तुम जितने खूबसूरत हो उतने ही बदसूरत हो। ज़ाहिरी खूबसूरती दिखाते हो, मोहब्बत के उजले ख्वाबों को अपनी रोशनी से चमकाते हो, मिलन की दुआ करके मुनाफ़कत करते हो, मोहब्बत का गवाह बन के उसका मज़ाक उड़ाते हो, ज़ाहिरी चमक दिखा के अपने दाग के भेद को छुपाते हो। तुम वाक़ई बदसूरत हो चाँद, तुम वाक़ई बेहद बदसूरत हो। कभी वो वक़्त था जब वो चाँद से आगे की दुनिया जाने पर बसी थी, और आज ये वक्त है। वो चाँद की चमक भी उसकी आंखों को छुप रही थी। वो कुछ लम्हे वहीं खड़े होकर चाँद से गिला करना चाहती थी, शिकवा करना चाहती थी, शिकायतें करना चाहती थी। खुद पे ज़रूरत से ज़्यादा बोझ हो गया था, वो उतारना चाहती थी। उसका रोना बनता था, उसे रोना भी चाहिए था, लेकिन वो रो नहीं पा रही थी। जब मैंने पहली बार अरमान का चेहरा तुम्हारी चमक में देखा तो मुझे लगा तुम इस जहाँ इस कायनात की सबसे खूबसूरत चीज़ हो। मैंने तुम्हारे मुखड़े में उस शख्स की पर कशिश स्याह गहरी माइल आंखें देखी तो मुझे लगा दुनिया की यही चीज़ बस देखने के काबिल है। वो आहिस्ता से ठहर ठहर कर खामोश से अंदाज में उससे बातें कर रही थी। जब उसकी मुस्कुराहट को मैंने तुम्हारे आंगन में खिलता देखा तो मुझे लगा ये दुनिया का सबसे खूबसूरत चमन है, लेकिन आज महसूस हुआ मुझे चांद ये सब तुम्हारा सिर्फ ज़ाहरी है। तुम गुमराह करते हो मोहब्बत करने वालों को, तुम डील लेते हो मोहब्बत में दुखों को। तुम उसे अपने गले में कुछ अटकता हुआ महसूस हुआ, तो यूँ लगा जैसे अब जान पता नहीं आएगी या जो है वो भी चली जाएगी। तुम धोखा देते हो मोहब्बत करने वालों को। तुम वाकई बदसूरत हो चाँद, तुम वाकई बदसूरत हो। आज एक और मोहब्बत करने वाले ने तुम्हारा ये असली चेहरा देखा है। आज एक और पागल समझदार होगा। तुम्हें तो उन पर हंसी आती होगी ना, जो खुद को मोहब्बत के काबिल समझते हैं, मोहब्बत को सब कुछ मानते हैं, जो वो हल्का सा एक तंज के साथ हंसी, जो मोहब्बत पर भरोसा करते हैं। मैं अब तुमसे नफरत करती हूँ चाँद, मैं अब तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहूँगी। तुम्हारा भयानक चेहरा एक दफ़ा देख लेना ही काफ़ी था। मेरे लिए आज मोहब्बत का एक और राही अपनी मंजिल पर पहुँचा। तुम्हारा शुक्रिया। उसने गहरी सांस अंदर खींची और फिर दोबारा आहिस्ता से बोली, गुड बाय। वो मज़ीद 2 लम्हे उस चाँद को बेतासर होके तकती रही, बिल्कुल ऐसे जैसे वो कोई रेत का मुजस्मा हो जिसे छू लिया तो गिर जाएगा, या मोम की गुड़िया हो जिसे जलाया तो पिघल जाएगी। उसने अपने दाएँ हाथ से, जिस पर अभी भी ड्रिप थी, उससे आँखों से बहने वाले दोनों आंसुओं को साफ किया, जिसमें उसकी मोहब्बत की वो सारे जज्बात थे जो आज बहकर अपनी कदर खो चुके थे। उसने खिड़की पर लगे पर्दे को आहिस्ता से बराबर किया और उसके चेहरे और चाँद के दरमियान एक दीवार हो गई थी। एक पर्दा गिर गया था जो शायद कभी उठने वाला नहीं था। ये मोहब्बत बेबस होती है या बेबस कर देती है। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तब बुरहान लाला उसी का इंतज़ार कर रहे थे। उसने अंदर आते ही बुरहान लाला को देखा, लेकिन लहजा नॉर्मल रखा। लेकिन उस वक्त वो अकेले रहना चाहता था। अपने फैसले पे, उसकी खुशियों पे डाका डालने पर वो खुद को कोसना चाहता था। लेकिन खैरियत है बुरहान, आज तुम यहाँ। अरमान कलेजा भी नॉर्मल था,
था। बुरहान लाला ने उसे संजीदा नज़रों से देखा। वो मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। मुझे आपसे बात करना है, बुरहान ने किसी भी तासुर के बगैर कहा। अरमान ने उसे एक नज़र देखा, फिर उसे बैठने का इशारा किया। वो कुछ कहे बगैर सुकून से बैठ गया। अरमान उससे तकरीबन 6 साल बड़ा था। अरमान उसके सामने सोफे पर बैठ गया। संजीदा सी नज़रें उसी पर गड़ी हुई थी और अरमान उसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था। क्या आप हाल से मोहब्बत करते हैं? उसने बातों को घुमाने के बजाय सीधा टू दी पॉइंट बात की। अरमान ने उसे देखा, फिर एक लम्हे मज़ीद सोचा, फिर आहिस्ता से नज़रें चुराते हुए जवाब दिया, नहीं। लेकिन बुरहान लाला एक ही जाविये से बैठे और एक ही जाविये से अरमान को देख रहे थे। झूठ। नज़र अब भी अरमान पे थी। अरमान ने एकदम से सर उठाकर देखा तो वहाँ बुरहान लाला को उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दी थी और वो थी हसरत। मैं हाल से मोहब्बत नहीं करता। अरमान ने उसकी आंखों में देखकर एक एक लफ्ज़ वासिया करके अदा किया। बुरहान लाला को जवाब मिल गया था। वो खामोशी से वहाँ से उठे थे, जैसे अब कुछ कहने को कुछ रहा ही नहीं था। अब आप उसके आसपास या उससे बात मत कीजिएगा। मैं अपनी बहन को संभालूंगा। ये बात यही दफन होती है। ये मेरी दरख्वास्त है आपसे, बुरहान लाला ने उसे देखे बगैर कहा। इसका रुख दूसरी तरफ था। अरमान के लिए बोलना मुश्किल हो गया था और बुरहान लाला वहाँ से निकलते चले गए। अरमान ने आंखें बंद की और नीचे बैठता चला गया। उसकी आंखों से कई आंसू निकल गए और अपनी अहमियत खो गए। इस पंचायत के बाद उस पर मज़ीद 2 हमले हुए थे, लेकिन वो डरा नहीं था। लेकिन जब उसने महसूस किया कि वो उसे अपनी ज़िंदगी में ला के इसकी जान को भी ख़तरे में डाल देगा, तो वो वाकई डर गया था और ख़ुद उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को अपने हाथों से दबोच दिया। वो कितनी देर बैठा, कितने लम्हे, कितने मिनट गुजरे, उसे पता ही ना चल सका। वो उससे जब दूर था तब वो बर्दाश्त कर जाता था, लेकिन आज अब खुद उसने मोहब्बत का इज़हार किया था तो वो वाकई वो तितली बन के उड़ रहा था। वो खुश था। वो उसे अपनी उम्र के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन मोहब्बत मिलने के बाद उसे खोने का खौफ, तकलीफ़, दर्द, अज़ियत क्या थी, वो तो सही मानों में आज उसे पता चल गया था। उसने हाथ की पूछ से आंखें साफ की। ये उसे करना ही था। वो वहाँ से उठा और बाहर निकलता चला गया। शानपुर गांव की ये शाहों की हवेली शायद मातम के मूड में थी। शाहों का खून कुछ ज़्यादा ही आजकल जोश मार रहा था। कुछ भी हो जाए, लेकिन अरमान शाह ये स्थान के नापाक इरादों को कामयाब होने नहीं देगा। इस जंग का आगाज़ उन्होंने किया था, लेकिन अंजाम तक अरमान ही लेकर जाएगा और इसमें उसकी जान भी जा सकती थी। ये विरासत का हकदार वो था। फिर अपना हक तो किसी को वो देना नहीं चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो। आपकी अपनी सास से बढ़कर कभी नहीं है। अब इंसाफ तो होकर रहेगा। वो वहाँ से निकला और निकलता ही चला गया। बस गुड़िया बस, उस इंसान को जब तुमसे मोहब्बत ही नहीं तो क्यों उसके लिए खुद को बर्बाद कर रही हो? 1 हफ्ता होने को है और तुम्हारी तबीयत में कोई सुधार नहीं, क्यों इसके लिए अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रही हो? क्यों? दोपहर के 2 बज रहे थे और बुरहान लाला उसे समझाते हुए उसे खाना भी खिला रहे थे। लाला, मैंने कुछ भी जान के नहीं किया। मोहब्बत होनी थी और हो गई। हम उसे कैसे दिल से निकालें, ये तो हमारे बस में ही नहीं है। बुरहान लाला ने अपनी बहन को देखा था तो फिर बेख्तियार उसे उस पर तरस आया। वो इस रवैये के काबिल तो हरगिज़ नहीं थी। उसके हाथों में तो चूड़ियों की खनक होती थी, तो कहाँ गई वो खनक? उसके हाथ क्यों सोने हो रहे थे? हाले जो हुआ से भूल जाओ, यही बेहतर है। अब कि बुरहान लाला का लीजा ज़रा सख्त हो गया था। 1 हफ्ते बाद ही तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, है ना? जी लाला, मुझे उसमें तुम्हारा जीपीए हाई चाहिए। वक्त से लड़ना सीखो। हाले, अगर उसे तुम्हारी फ़िक्र नहीं तो तुम्हें भी उसे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मजबूत बनो और कुछ करके सबको दिखा दो। बात तो बुरहान लाला की बिल्कुल ठीक थी। जी लाला, बुरहान ने उसका मुंह थपथपाया और वहाँ से निकलते ही चला गया। अब बारी हाले की थी। अब दिल पर पत्थर रखकर आगे निकलने की बारी हाले अरमगान शाह की ही थी। रात का 1 बज रहा था जब दादा अरमान से बात करने के लिए उसके कमरे में गए थे, लेकिन उसे देखकर उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा था। ये वो अरमान शाह तो बिल्कुल नहीं था। वो बेड के साथ बैठा था, हाथ में गिलास था और साथ एक शराब की बोतल। बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और मतवरम हो रही थी। ये सब आखिर हो क्या रहा है? आखिर ऐसा भी क्या रोग है? वो तो सोच के रह गए थे। अरमान ने उन्हें बारीक होती पलकें उठा के देखा, लेकिन वो घबराया नहीं, बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराया और एक घूंट और लबों से हल्क में उतारा। दादा ने उसे ऐसे देखा जैसे पूछ रहे हो इस हालत की वजह। ऐसा इतना ख़ास तो कुछ नहीं हुआ था कि ऐसा हाल बना लिया जाए, लेकिन हम बात कुछ हो रही थी और बहुत बड़ी बात थी। दादा वो उसके साथ बैठ गए थे। कभी कभी बोझ हल्का करने के लिए तसल्ली नहीं, कांधे की ज़रूरत होती है। उसने आहिस्ता से दादा के कांधे पे सर रखा। वो कुछ कहना चाहता था और दादा उसे अब खामोशी से सुन रहे थे। जब मेरे आने की खबर बाबा को मिली थी ना, तब वो माँ को छोड़कर चले गए थे और फिर जब मैं दुनिया में आया तो माँ ही चली गई। और आज अब वाकई मोहब्बत ने पीछा छोड़ दिया तो मुझे हो गई।
मैं 12 साल का था दादा जब हाल इस दुनिया में आई थी, और हवेली आने के बाद उसे सबसे पहले मैंने अपने हाथों में उठाया था। उसने गिलास रखकर दादा के सामने अपने हाथ किए। मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता था दादा, लेकिन दादा अब लग रहा है जो मुझे मारना चाहता है ना, वो बिल्कुल ठीक चाहता है। अरमान क्या हुआ, होश में आओ। दादा ने उसका गाल टपका था। क्या ये स्थान तुम्हें मारना चाहता है? दादा ने अंदाज़ा लगाया। वो कब से जानना चाह रहे थे, लेकिन वो पूरी बात बताता ही नहीं था दादा। वो क्या मारेगा दादा? उसमें भी मेरे बाप का खून है, वो भला मुझे क्या ही मारेगा। लेकिन वो एकदम संजीदा हुआ। मैं खुद पे लगे ज़ख्म बर्दाश्त कर रहा हूँ दादा, लेकिन अगर मेरी फैमिली में से उसने किसी को हाथ भी लगाया तो उसकी लाश भी किसी को देखने नहीं दूंगा। उसका ये रूप भी था, और दादा ने आज ही पहली बार देखा था। वो एकदम हल्का सा हंसा। दादा, जब हाले मेरी फैमिली है, मेरा ख़ानदान है, मेरी मोहब्बत है। और उसने मुँह पे हाथ रखा। सॉरी, अगर उसने उसे नुकसान पहुँचाने का सोचा ना, तो मैं सबको तबाह व बर्बाद करके रख दूँगा। किसी को नहीं छोड़ूँगा। जिसकी सलामती के लिए मैंने मोहब्बत को भी साइड पे रख दिया, भला उसे कैसे कोई छू सकता है? यकीनन वो अपने होश खो बैठा था, तभी सब बता रहा था। लेकिन बहराम शाह तो शायद शदीद परेशान हो चुके थे। उसे अगर किसी ने छुआ भी ना, तो मैं किसी को नहीं बख्शूँगा, मर जाऊँगा या मार दूँगा। दादा एक खौफ से उसका ये दीवानापन देख रहे थे। वो दादा को देखकर हल्के से हंसा। आपको क्या ये सब बकवास लग रहा है? उसने पूछा था, लेकिन वो तो हैरत से उसे बस देख रहे थे। 1 मिनट वो खड़ा हुआ और अपनी शर्ट ऊपर की तो पेट के दाएं तरफ बंधी सफ़ेद पट्टी नजर आई। दादा बुखलाकर एकदम खड़े हुए। अरमान, अरमान, ये क्या हुआ है? उनका दिल एकदम कट सा गया था। दादा रिलैक्स, अभी तो उन्होंने सिर्फ चाकू मारा है और आपके पोते ने बर्दाश्त किया है। लेकिन अगर अपनी हद से आगे बढ़े तो मैं भूल जाऊंगा और उसे उसके बाप के पास पहुंचा दूंगा। आपका बेटा जहांगीर शाह। वो फिर से हंसा। अरमान, ये कब हुआ, तुमने बताया क्यों नहीं? वो उसे कांटे से पकड़ कर झंझोड़ रहे थे। अरमान, बताओ कब ये हुआ? वो जब हाले आई थी ना बात करने, वो जब मैंने उसका दिल तोड़ा था ना, वो एकदम आंखें बंद करके उनके कांधे पर गिरा था। कोई उनके पोते को ज़ख्मी कर गया था और वो जानते तक नहीं थे। वो काफ़ी शराब पी चुका था, मैं बताना चाहता था दादा, लेकिन उसका दिल तोड़ दिया। फिर मैंने, वो दर्द ज़्यादा बढ़ा था, मगर वो गनूदगी में था। आंखें बंद थी। वो आहिस्ता से बड़बड़ा रहा था, मैं उसे मोहब्बत करता हूँ, उसे कुछ होने नहीं दूंगा। वो फिर से बड़बड़ाया। दादा ने उसे बेड पर लटाया था और ख़ुद भी बैठ गए थे। वो ये क्यों बर्दाश्त कर गया? वजह साफ थी, मोहब्बत को खोने का दरवाज़ा था। और उसने दोबारा से उसकी शर्ट उठाई तो सफ़ेद पट्टी पे अब खून के धब्बे थे। उनकी आंख से एक आंसू निकला। न जाने कब से वो ये दर्द बर्दाश्त कर रहा था और किसी को खबर तक नहीं थी। अब उन्हें कुछ करना चाहिए था, लेकिन वो अब क्या करें? क्या वो पुलिस में एफआईआर करवाएं? नहीं, अगर एफआईआर हुई तो मामला और संगीन हो जाएगा। और वो अरमान से सुबह दो टोक बात करेंगे दादा। अरमान नींद में बड़बड़ाया। अरमान, उसने नींद में ही दादा का हाथ पकड़कर सीने से लगाया था। दादा, कल से गार्ड हवेली के आगे होंगे। गांव की हदूद पे भी वो कुछ नहीं कर सकते। वो मुसलसल बड़बड़ा रहा था। दादा का लाडला पोता इस हाल में, वो बेपनाह दुखी थे। उसे अपनी फ़िक्र तो थी ही नहीं, उसे हाले की फ़िक्र थी। अगर वो उसे अपना लेगा तो यकीनन दुश्मन हाले को उसकी कमज़ोरी समझकर हमला करेंगे और उसे उसकी जान, और ऐसे उसकी जान खतरे में आएगी। और ये अरमान शाह को कभी भी मंजूर नहीं था। उसके लिए उसे चाहे कुछ भी करना पड़े। अभी वो उन्हें ढील दे रहा था। उसकी पहुंच इतनी थी कि वो ये स्थान और उनके ख़ानदान को आसानी से सफ़ा हस्ती से मिटा सकता था। लेकिन जिस दिन उन्होंने वो हद पार की, उस दिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और अरमान चाहता था ये दिन कभी भी ना आए। क्या खबर है? यस्तान ने पूछा था। उसके सामने कोई 10 से 12 आदमी थे। वो अपने डेरे पे मौजूद था। जी साईं, बात पक्की है कि वो अपनी मीटिंग के लिए परसों सुबह गांव से निकलेगा और वहां हम, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, हमने उस पर जानलेवा हमला किया है, लेकिन उसने कोई जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की? दूसरे खड़े आदमी ने यस्ताना कंधी से पूछा था। क्योंकि वो बुज़दिल है। अगर अब भी वो नहीं माना तो परसों का सूरज वो आखिरी बार ही दिख सकेगा। सारा इंतज़ाम करो जी। वो जैसे ही गांव से निकले तो उसके पीछे गार्ड्स की जो गाड़ी होगी, पहले वो हटानी होगी। वो कोई खौफनाक मंसूबा तरतीब दे रहे थे, और ऐसे हटेगी कि हमें अरमान की गाड़ी की जगह दूसरी गाड़ी बदलनी होगी। और फिर कोई भी सामने आए बगैर उस पर हमला करेगा और उस गाड़ी में ही उसे मार देगा। ये कोई सुबह का वक्त होगा। फिर ठीक 10 मिनट बाद पुलिस आएगी और ये काम तुम करोगे। उसने अपने दाएं तरफ खड़े आदमी को कहा, तुम दूसरे गांव के हो, तुम पुलिस को ये एक्सीडेंट केस बताओगे। फिर ये मामला उनकी पहुंच से दूर हो जाएगा और अपने बाप की विरासत मेरे पास ही आ जाएगी। सब कुछ अंडर कवर है। लेकिन साईं जी, अगर पकड़े गए या पुलिस ने कोई तफ्तीश की तो ये एक जान का मामला है, तो ये रिश्वत कब काम आएगी? ये बात कुछ भी हो जाए, किसी के कानो कान खबर
नहीं होनी चाहिए जी साईं। उसके चेहरे पर शैतानी चमकती। परसों की सुबह तुम्हारी आखिरी सुबह होगी। मीर अरमान शाह। सुबह उसकी आँख खुली तो सुबह के 9 बज रहे थे। उसका सर भारी हो रहा था। वो उठकर बाथरूम की तरफ गया। 2 मिनट खुद को पुरसुकून किया और अगले ही लम्हे उसे मतली हुई। उसने पिछली गुजरी रात को याद करना चाहा तो उसे याद आया कि वो सारा कुछ दादा के सामने बोल चुका है। उसने मुंह पे पानी के छींटे मारे और दादा के कमरे की तरफ जाने का सोचा, लेकिन उससे पहले ही दादा एक मुलाजिम के साथ कमरे में आए तो मुलाजिम के हाथ में डेटोल का पानी, दवा, पट्टी वगैरह थी। दादा ने मुलाजिम को बाहर भेजा और कमरा लॉक किया और अरमान जो दादा को देख रहा था उसका हाथ पकड़ के बेड पे बैठाया। दादा, ये आप क्या कर रहे हैं? अरमान ने उठते हुए पूछा था। दादा के सामने बकवास करने की गलती है मत करना और चुपचाप लेट जाओ। सुबह ही सुबह जलाली रो। वो हल्का सा हंसा फिर लेट गया। दादा ने जख्म देखा, फिर साफ किया और दवा लगा के पट्टी दोबारा की। और इस सारे वक्त में वो बिल्कुल खामोश थे। या फिर शदीद नाराज से वो पट्टी करके हटे तो अरमान आहिस्ता से बैठा। दादा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? छोटी सी चोट मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तुमने ये सब बताया क्यों नहीं अरमान? दादा संजीदा थे। चलो पुलिस के पास चलते हैं। रिलैक्स दादा, अगर पुलिस के पास ही जाना होता तो बहुत पहले चला जाता। अब आप फिक्र मत करें, ये मामला मुझ पे छोड़ दें, मैं देख लूँगा कैसे ऐसे ज़ख्मी हो गए। दादा, मैंने कहा ना मुझ पर भरोसा रखें। कल तुम्हारी मीटिंग गांव से बाहर है ना, उसे कैंसिल कर दो। क्यों? अभी भी मैं बताऊं कि क्यों? दादा का गुस्सा सवारने से पड़ता। अब वो कुछ नहीं करेंगे। आप फिक्र नहीं करें, मैं देख लूँगा एक एक को। कैसी तबीयत है अब बुरहान लाला? मैं अब पहले से बेहतर हूँ, फिक्र मत करें। और आपने जो भी समझाया था वो ठीक था। देखिए, मैंने एग्जाम्स की तैयारी भी की है, ज़्यादा अच्छी नहीं लेकिन ठीक है। कल पेपर है। अच्छी बात है गुड़िया, अच्छे से पढ़ो। ये मोहब्बत मोहब्बत कुछ भी नहीं होती। खुद पे ध्यान दो और ये ड्राई फ्रूट्स खाओ। उन्होंने प्लेट उसके सामने की जिसमें से हाले ने काजू उठाए थे। शुक्रिया लाला, अब किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं करना। जी लाला। बुरहान लैला कहकर उठे थे। उसने आंखें बंद करके खोली। अब इस रोग से निकलने में उसे कुछ वक्त तो लगेगा। वो पास था, नज़रों के सामने था, लेकिन एक दूरी थी, हमेशा की दूरी। उसकी कानों में उसके लफ्ज़ दोबारा गूंजे थे। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, किसी और से मोहब्बत करता हूँ। उसका दिल किया वो कानों पे हाथ रख के इन अल्फाजों का गला घोंट दे, लेकिन ये मुमकिन ही कब था? उसने दोबारा से तवज्जो पढ़ाई की तरफ मबसूल करवाई। कल पेपर था और वो बुरहान लाला के सामने शर्मिंदा होना नहीं चाहती थी। अब उसे इस मोहब्बत को दफन कर देना ही बेहतर था। उसने फिर से पढ़ना शुरू किया। हवेली के बाहर काफ़ी एहतियाती तदाबीर कर दी गई थी और गांव के शुरू में भी काफ़ी गार्ड्स खड़े थे। अरमान ने अपनी तरफ से सब कर रखा था, लेकिन जो अनहोनी होनी थी फिर उसे कौन टाल सकता था? वो रात ठीक से सोया भी नहीं था। एक अजीब बेचैनी उसके अंदर थी। सुबह भी वो जल्दी उठ गया था। मीटिंग की तैयारी मुकम्मल थी और आज हाले का पेपर था, इसलिए वो उठा था। ईमेल चेक की और मीटिंग के लिए तैयार होने लगा। माँ, मुझे पेपर के लिए देर हो रही है। हाले, सारी गाड़ियाँ सर्विस के लिए गई हैं, कुछ देर में आ जाएंगी, तुम सब्र कर लो माँ, पेपर निकल जाएगा। ऐसा करो कि अरमान की गाड़ी ले जाओ, उसका ड्राइवर भी है। जी माँ। अरमान अभी तैयार हो रहा है, जब तक गाड़ी आ जाएगी तुम चले जाओ। ठीक है माँ, अल्लाह हाफिज़। वो कहकर जल्दी से निकली। हवेली के दरवाजे में पहुँच कर वो एकदम रुकी और न जाने क्यों उसने मुड़ के देखा। माँ, नरमीन बेगम जो काम में मसरूफ़ थी, हाँ, वो दोबारा भागती हुई आई और उनके गले लगी। आई लव यू कह के वो दोबारा से बाहर निकली थी। नरमीन बेगम हंसती थी। आई लव यू टू हाले, उन्होंने बुलंद आवाज़ से हंसे हुए कहा था। चलें, देर हो रही है। ड्राइवर ने गाड़ी संभाली और उसके कॉलेज की तरफ बढ़ाई। इसका कॉलेज गांव से निकलकर तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट की दूरी पे था। अरमान नहीं जानता था कि वो उसकी गाड़ी ले गई है। वो मुकम्मल तैयार होकर निकला। उसे देर तो हो रही थी, लेकिन उसने फिर भी सुकून से नाश्ता किया। नरमीन ने उसके लिए उसकी पसंद का नाश्ता बनाया था और वो मोहब्बत से उसे खिला भी रही थी। गुजरे कुछ दिन बहुत अजीब थे, इसलिए नरमीन सब कुछ पहले जैसा ही चाह रही थी। बस मुझे अब देर हो रही है। उसने एक नज़र से हाले को भी तलाशा था, लेकिन वो कहीं उसे नजर ना आई। शायद अब कहीं भी नहीं थी वो। लेकिन अरमान, तुम थोड़ी देर रुक जाओ। क्यों चची? वो तुम्हारी गाड़ी हाले लेकर गई है। उसके पेपर के लिए देर हो रही थी और बाकी कोई गाड़ी नहीं थी। नहीं, वो एकदम खड़ा हुआ। उसकी गाड़ी में हाले का अकेले चले जाना बिल्कुल ठीक नहीं था। क्या? वो एकदम बोला। नरमीन ने जरा रुक कर उसे देखा। क्या हुआ? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं ले जाता। वो जल्दी से कहता हुआ बाहर निकला। उसने मोबाइल निकाला और हाले को फ़ोन किया। 1 2 3 लेकिन मसलसल बंद। क़यामत का खौफ क्या होता है वो ये एक लम्हे में ही जान गया था। ऑल इज़ वेल। उसने खुद को पुरसुकून किया। इतने में गाड़ियाँ भी आ गई थीं। वो गाड़ी लेकर जल्दी से निकला। साथ साथ वो हाले को फ़ोन भी कर रहा था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। नंबर मसलसल बन जा रहा था। क्या वो अपनी मोहब्बत को खोने जा रहा था? वो वाकई डर गया था। जिसका डर था वही सब क्यों? वो जल्दी से गाड़ी भगा रहा था, या जो कहना बेहतर होगा कि वो रैश ड्राइविंग कर रहा था। हाले, उसके मुंह से बेख्तियार निकला अल्लाह प्लीज़। उसकी सांस मुश्किल से निकल रही थी। वो गाड़ी बहुत तेज़ी से चला रहा था, इससे पहले कि वो कहीं टकराता। उसे फ़ोन आया। उसने झटके से एकदम गाड़ी रोकी और जल्दी से फ़ोन उठाया। हाले, एक बार
दोबारा से सब पढ़ रही थी। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने यहाँ वहाँ देखा गाड़ी से, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अंकल गार्ड्स की गाड़ी कहाँ गई पता नहीं, अभी तो साथ ही थी। ड्राइवर भी अजीब कशमकश का शिकार हुआ। हारे को कुछ अजीब सा लगा, एक डर सा उसके अंदर बेरार हुआ। वो फिर भी बैठी रही। उसे लगा कि उसे किसी को बताना चाहिए। उसने बरहान का नंबर निकाला, लेकिन वो तो यहाँ था ही नहीं। फिर उसने अरमान का नंबर निकाला, इससे पहले कि वो फ़ोन करती। गाड़ी के टायर पर कुछ लगा और वो बल खाती हुई सड़क पर बाईं तरफ गिरी। कुछ ही लम्हे में वो मुकम्मल घूम चुकी थी। उसकी चीख भी सुनाई नहीं दी थी। उस पल उसे बेहद मौत का खौफ महसूस हुआ। गाड़ी धड़ाम से गिरी थी। कुछ शीशे के छोटे छोटे टुकड़े उसे लगे थे। एक तो उसके गाल में बड़ी बेदर्दी से पेवस्त हुआ था। ड्राइवर जल्दी से बाहर निकला, इससे पहले कि गाड़ी ब्लास्ट उठी। ड्राइवर ने हाले को बाहर खींचा था और जैसे ही वो बाहर निकली, उससे पहले वो खड़ी होती या संभलती, एक गोली उड़ती हुई आई और उसके पेट पे लगी। उसकी आंखें और मुंह एकदम खुला। उसके पेट से खून ही खून निकल रहा था। वहशत ही वहशत सी हो रही थी। उसने पेट पे हाथ रखा था, वो खून से लथपथ हो गया था। ये सब तो अरमान के लिए था। एक बार अरमान की हिफाजत उसकी मोहब्बत ने की थी। वो हाले के कुछ आखिरी लम्हे थे। उसकी आंखों से पानी निकलने लगा था, जगह जगह चोटें आई थी, माथे से भी खून निकल रहा था, गाल में भी शीशे के टुकड़े पेवस थे। उसकी आंखों के सामने पहले उसकी माँ का चेहरा आया, फिर अरमान का, और वो गिरती चली गई। गहरी तारीकी में उसका ज़हन गर्क हुआ। यह आखिरी तकलीफ थी जो वो बर्दाश्त कर रही थी। वो नीचे गिरी। उस आखिरी वक्त में उसके पास अपना कोई नहीं था। उसका फ़ोन कहीं दूर गिरा हुआ था। उसके वजूद से आगे कहीं गाड़ी के टुकड़े पड़े थे। उसने बंद होती आंखों से सड़क को देखा और फिर खामोशी से खामोश हो गई। वो दुनिया के उजाले से नाराज़ हो गई। गोली चलाने वाला वहाँ से भागा, क्योंकि ये सब अरमान के लिए था और वो तो कोई लड़की थी और वो वहाँ से निकल चुके थे, इंसानियत को ख़त्म कर गए थे। ड्राइवर हल्का हल्का होश में था। अरमान ने जल्दी से फ़ोन उठाया और वही खबर मिली जो वो कभी भी सुनना नहीं चाहता था। उसके सर पे गोया धमाके हो रहे थे। अब ये स्थान को कौन बचाएगा? जख्मी शेर पे वार किया था। अंजाम बेहद भयानक था। इसका जहन मौफ हो रहा था। हाथ पाँव लर्जिश का शिकार हो रहे थे। वो जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहता था। उसको फ़ोन भी ड्राइवर ने किया था। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही था। अगर हाले की जगह अरमान शाह होता, वो जल्द अज जल्द वहाँ पहुँच जाना चाहता था। काश उसका भरम अभी भी कायम हो। काश ये गेंटी काश ये घंटी गलत हो, वो जिंदा हो। उसकी आंखों से शोले टपक रहे थे। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा, जहां ड्राइवर जख्मी हालत में बैठा था। वो भागता हुआ उनके पास पहुंचा और जल्दी से बोला, हाले कहाँ है? लेकिन ड्राइवर उसे गुमसुम होकर देख रहा था। फॉर गॉड सेक्स पैर बताओ, हाले कहाँ है? वो ड्राइवर के कांधे को पकड़े हुए झंझोड़ रहा था। कोई गलत खबर सुनने की हालत में वो नहीं था। ड्राइवर ने अपने बाएं तरफ उंगली करके इशारा किया। उसने बुखला के उधर देखा तो वो आईसीयू था। वो भाग के वहां तक गया। जब डॉक्टर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, खून काफ़ी बह गया है, बचाना नामुमकिन सा लग रहा है। अरमान ने गर्दन नफी में हिलाई और 2 कदम पीछे लिए। आंखों से आंसू निकले, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आंखें साफ की और अंदर कदम रखा। फिर तेज आवाज से बोला, कुछ भी करो डॉक्टर, लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने एक नज़र उसे देखा। कोई पागल सा लड़का लग रहा था वो। ये कोई मेचोर सा मर्द बिल्कुल भी नहीं था। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, वो एकदम धाड़ा। डॉक्टर ने बुखला कर उसे देखा। कुछ भी करो, बचाओ उसे, वो चीख रहा था। वो एकदम डॉक्टर का गिरेबान जकड़ चुका था। अगर उसे कुछ हुआ ना तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। एक झटके से उसने डॉक्टर का गिरेबान छोड़ा। डॉक्टर ने सर इस बात में हिलाया और वहां से निकला। अरमान ने आस्तीन से मुंह साफ किया और स्ट्रेचर पर लेटे वजूद के करीब आया। चेहरे पर जगह जगह चोटें थी। कुछ लम्हे बाद ही डॉक्टर उसे ऑपरेट के लिए लेके जाने वाले थे। वो होश में नहीं थी और ना ही वो होश में था। वो करीब आया और बिना पलकें झपके उसे देखता रहा। फिर उसे उसके कांधे से पकड़ा। उठो हाले, प्लीज़ हाले, उठो प्लीज़। अरमान शाह तुम्हारे बगैर अधूरा है। मैंने कहा था हाले, मुझसे मोहब्बत मत करो, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब उठो और अरमान शाह के गज़ब का सामना करो। अरमान शाह तुम्हें मरने नहीं देगा। हाले मेरी है, सिर्फ अपने अरमान शाह की। सुना तुमने? तुम्हें इस बात का कोई हक नहीं, हाले अरमान शाह, कि तुम अपने अरमान से दूर रहो। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या बोल रहा है। वो हॉस्पिटल के कमरे में उसे मसलसल उसके गिर्द हसार बांध के उसे झंझोड़ रहा था। उसे बता रहा था कि उसका अरमान उसके बगैर मर जाएगा। आज कहता हूँ मैं, हाले हवेली का सरदार। अरमान शाह अपनी हाले के बगैर कुछ नहीं। वो मुकम्मल टूट सा गया था। वो रो रहा था, रोते रोते बता रहा था, ये क्या कर रहे हैं आप बाहर जाइए प्लीज़। डॉक्टर अब उसे बाहर निकाल रहे थे। डॉक्टर ने रुक कर उसे पुकारा, हम बचा लेंगे, डोंट वरी। डॉक्टर ने उसे आईसीयू से बाहर निकाला। गोली निकाली थी, वरना बचाना मुश्किल हो रहा था। वो बाहर खड़ा था और डॉक्टर अंदर थे। खून की ज़रूरत थी। एक नर्स अरमान
کو ले गई थी। उसे अपने ज़ख्म की कोई फ़िक्र ना थी। उसे तो उस वक़्त याद भी नहीं था कि वो ज़ख्मी है या था। उसे खून देने के बाद वो आईसीयू के बाहर ही खड़ा हो गया जब अरमा खान, बुरहान और नरमीन दादा सब आ गए थे। आते ही नरमीन ने अरमान को देखा था। हालात कुछ अच्छा होने का इशारा नहीं कर रहे थे। अरमान यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। अरमान, नरमीन ने पुकारा तो उसने खामोशी से उनकी तरफ देखा। हाँ, हाल है। एक आंसू अरमान की आंख से निकला था। ऑपरेशन चल रहा है, वो आहिस्ता से बोला था। नरमीन ने हाथ मुंह पे रखा और बैठती चली गई। अरमा खान दादा को संभाल रहे थे जबकि बुरहान अपनी माँ को, इन सब का जिम्मेदार कौन था? उसने माऊफ होते जहन के साथ सबको देखा। उसकी आंखें लाल थी, आंसू भी गिर रहे थे। अरमान का जख्म फिर से हरा हुआ था। उसकी सफ़ेद शर्ट पे खून के धब्बे वासिया हो गए थे, लेकिन उसे कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र थी तो बस हाले की अपनी मोहब्बत की। उसने सबको देखा और बाहर निकलता चला गया। उसकी मुट्ठियाँ बंद थी, जबड़े बिंचे हुए थे। उसने मोबाइल निकाला। हॉस्पिटल में आते जाते सब उसे ही देख रहे थे। वो अपने हाथों से सब कुछ जाता हुआ नहीं देख सकता था। अब कोई नहीं बच पाएगा। उसने एक नंबर मिलाया। पानी हद से तजावज़ कर गया था। अरमान के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया था। यूँ वो हाली को अलविदा कहने नहीं देखा। बेल जा रही थी। उसके फ़ोन पर पकड़ भी हद सख्त थी। सबको ख़त्म कर दो, कोई भी ना बचने पाए, कहकर उसने फ़ोन काटा। ऑपरेशन चल रहा था। लम्हे सदियों पर मोही थे। वो दोबारा अंदर जा चुका था। खून हाले में मुंतकिल हो रहा था। आंखों में से आंसू ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। वो उसे बचाने के लिए जो कर सकता था कर चुका था। बस अब एक चीज़ थी और वो थी दुआ। और रोते हुए दिल से निकली दुआ तो अर्श भी हिला देती है। पूरे गांव में ये खबर फैल चुकी थी और आज का सुरहिस्तान और उसके बाप के लिए आखिरी था। वो दुनिया याद रखेगी इस इबरत को। वो एक लम्हे के लिए नहीं बैठा था। मुसलसल 2 घंटे हो गए थे अंदर हाले को ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए। वो हाथ का मुक्का बनाए मुंह पे हाथ रख के टहल रहा था जब बुरहान लाला ने आहिस्ता से उसके कांधे पे हाथ रखा। अरमान ने उसे मुड़कर देखा तो बुरहान को उस पर तरस आया। उसने आगे बढ़कर अरमान को सीने से लगाया। फिक्र मत करो अरमान भाई, हाले को कुछ नहीं होगा। अरमान खामोश रहा, बिल्कुल खामोश। ये लम्हे, ये इंतज़ार वाकई जानलेवा लग रहे थे। बुरहान अब माँ के पास गया था। उन्हें भी तसल्ली की सख्त ज़रूरत थी। अब 3 घंटे होने वाले थे, लेकिन ऑपरेशन अभी तक चल रहा था। उसके चक्कर भी जारी थे। थकान की वो बैठ चुका था। हालत उसकी भी नासाज थी। दिल में जगह जगह दर्द उठ रहा था। उसकी सफ़ेद शर्ट पे भी खून के धब्बे वाज़िह थे। वो दोनों हाथों की शहादत की उंगलियां जोड़ के मुंह पे रख के बैठा था। तुम जो कर सकते थे अरमान, तुमने किया। अब आगे खुदा खैर करेगा। दादा ने उसके कांधे पे हाथ रखा था। ये सब मेरी वजह से हुआ है दादा, कह के वो दोबारा से कांधे पे सर रख गया था। उन सब में अब शाम होने वाली थी। सब मेरी वजह से हुआ है दादा। नहीं अरमान, जब खुदा की करनी होती है ना तो इंसान कुछ नहीं कर पाता। फिक्र मत करो, मुझे यकीन है कि हाले को कुछ नहीं होगा। उनके लिए जो मैं यकीन सा था वो एकदम उठा। दादा मैं अभी आता हूँ। दादा ने उसे सवालिया नजरों से देखा और फिर अरमान वहाँ से निकलता चला गया। डॉक्टर की कोशिश जारी थी। वो गोली निकालने में कामयाब तो हो चुके थे, लेकिन हाले को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। डॉक्टर की भाग दौड़ भी जारी थी। वो कभी अंदर आ रहे थे, कभी बाहर जा रहे थे। सब सांस रोके देख रहे थे। वो हॉस्पिटल के सामने मस्जिद में दाखिल हुआ। मस्जिद की टोपी उठाई और पहन के खुदा के सामने खड़ा हो गया। उसने हाले शाह को खून दिया था। कमज़ोरी तो हो गई थी, लेकिन वो उसकी सलामती के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने 100 नफलों की नीयत बांधी और पढ़ना शुरू किए। वो मुकम्मल खुदा की तरफ रजू हो चुका था। आंखों से आंसू बहने लगे थे। दिल में जो था सब बाहर आ रहा था। डॉक्टर ने बुखला के सामने रखी मशीन को देखा, जिसमें उसकी धड़कन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। बचने के चांसेस कम हो रहे थे। 100 में से सिर्फ 10 से 20% ही चांसेस थे, लेकिन उम्मीद तब भी नहीं छोड़ी जाती जब 1% भी चांस हो। उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम होती है, और डॉक्टर भी कायम थे। वेंटिलेटर ऑन किया गया। क्या पता ये मसनूई सांस उसे हकीकी सांस दे दे। उनकी कोशिशें जारी थी। वो भी आखिरी हद तक। वो बेहद मुश्किल से खड़ा था, लेकिन वो अपने की गई नीयत को मुकम्मल करना चाहता था और वो कर रहा था। ये कोई 50वीं रकत थी, लेकिन आंसू वैसे ही निकल रहे थे। शिद्दत वैसे ही बरकरार थी जैसे पहली रकत में थी। वो दिल से दुआ मांगता था, दिल से इबादत कर रहा था। जब मोहब्बत की हद ख़त्म हो जाती है, या तो वो मिल जाती है या फिर हमेशा के लिए खो जाती है। लेकिन वो मिल जाने की तलब कर रहा था। इतनी कुर्बानियों के बाद उसे अच्छा सिला चाहिए था जिसका वो हकदार था। शाहपुर गांव का सरदार अपनी मोहब्बत के लिए गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, मोहब्बत की भीख मांग रहा था। डॉक्टरों की भी आखिरी कोशिश थी जो वेंटिलेटर से
کر رہے تھے۔ اب آریہ پار اب یا تو دعا کام آنی تھی یا پھر کسی کی محبت، جو بھی کام آیا، لیکن وہ اب اسے بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ رات ہونے والی تھی اور انت تک محنت اور کوشش کے بعد اسے بچانے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ ڈاکٹر نے باہر آتے ہی کوٹ اتارا اور انہیں یہ خوشخبری دی۔ وہ 100 رکعت مکمل کر چکا تھا، اب وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن اسے اپنی فکر تو تھی ہی نہیں۔ اس نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بے ساختہ اس کے کانوں میں خالق کی آواز گونجی، میں جانتی ہوں ایک دن آپ کو میری محبت کا احساس ہوگا اور پھر ایک پچھتاوا، لیکن تب میں آپ کو معاف نہیں کروں گی بلکہ آپ سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں بند کی، نہیں حالے، مجھ سے دور مت جاؤ، نہیں حالے نہیں، اللہ میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے میری حالے لوٹا دے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں، میں اتنا بہادر نہیں ہوں کہ خود اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کروں۔ میں ایک ناکام سا ایک معمولی سا انسان ہوں، مجھ پر رحم کر خدا ہے، مجھ پر رحم کر، میں سب کے سامنے، اے خدا تیرے سامنے اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ ارمان میر شاہ کو صرف اور صرف اپنے حالے سے محبت ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خدایا میرا یہ امتحان مت لینا، یہ آزمائش میں ہار جاؤں گا۔ اس نے اپنے ہاتھ منہ پہ رکھے اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے، برق گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔ دعائیں مانگتے وہ آجزی سے کھڑا ہوا اور اپنے مرے مرے قدم ہسپتال کی جانب بڑھائے، جہاں کچھ خبریں اس کی منتظر تھیں۔ ڈاکٹر نے زندگی کی نوید سنا رہی تھی، سب کی جان میں جیسے جان آئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے بولنا جاری رکھا۔ نرمی نے ڈاکٹر کو دیکھا، لیکن وہ کبھی ماں نہیں بن پائے گی۔ ارمان کے قدم زنجیر ہوئے تھے، وہ جو خوشی سے اس کی طرف آ رہا تھا یکدم رکا۔ ڈاکٹر تو کچھ اور بھی بول رہا تھا، بتا رہا تھا، لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دیا۔ ایک آزمائش ختم ہوئی تو دوسری آ گئی۔ اسے ابھی آئی سی یو میں ہی رکھا تھا، آکسیجن ماسک سے ہی سانسیں لینے میں اسے کوئی مشکل نہیں آ رہی تھی۔ اس بری خبر پہ اس کے زندہ ہونے کی خبر باری تھی، تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر کہہ کے جا چکا تھا، اور ہوش میں آنے کے بعد ایک رات وہ یہاں ہی رہے گی۔ مگر اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہی سوچا جائے گا کہ اسے ڈسچارج ملنا چاہیے کہ نہیں۔ رات کی تاریکی کافی پھیل چکی تھی، وہ ہوش میں بھی آ چکی تھی، لیکن خاموش تھی۔ اسے اپنے جسم میں درد کے ٹیسے سے اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ارمان دادا سے رکنے کا کہہ چکا تھا، وہ چاہتا تھا کہ سب چلے جائے، وہ حالے سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کی غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا تھا، اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا۔ دادا کو اعتراض نہیں تھا، لیکن برہان لالا بھی رکنا چاہتے تھے، لیکن دادا انہیں اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ آخر 100 نفلوں کے بعد ہی صحیح وہ اسے پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، سب لوگ جا چکے تھے، حالے نیم غنودگی میں تھی۔ ارمان اس کے ہوش میں آنے کے بعد اس سے ایک بار بھی نہیں ملا تھا، لیکن وہ شاید اس کا انتظار کرتی بھی رہی تھی اور نہیں بھی۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا، سب کچھ وہ جان گئی تھی۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ وہ یہاں کیسے آئی، کیا کیا ہوا، اسے خون کس نے دیا، اسے سب معلوم تھا۔ وہ خاموش ضرور تھی، لیکن اس کے دل و دماغ میں کئی سوال تھے جن کے جواب اسے ارمان شاہ سے چاہیے تھے، اور اب وہ آج ان سب کے جواب دینا چاہتا تھا۔ رات کا اندھیرا کافی پھیلا ہوا تھا۔ جب ارمان نے ہاسپٹل کے کمرے میں قدم رکھا تو نظر سامنے دشمن جہاں پہ گئی تو دل میں ایک درد سا جاگا۔ حالے غنودگی میں ضرور تھی، لیکن اس کے حواس بیدار تھے۔ ارمان چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے گیا اور اسٹول کو گھسیٹ کر اس کے سنگل بیڈ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے، وہ خاموش تھی، خاموشی سے ہی اسے سننا چاہتی تھی۔ جانتی ہو حالے، جب تم اس دنیا میں آئی تھی نا تو سب سے پہلے میں نے تمہیں گود میں اٹھایا تھا۔ اس کے گال لال ہوئے، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی۔ وہ کھوئے سے لہجے میں بول رہا تھا، بولتے بولتے وہ ہلکا سا ہنسا، میرا تمہارا ساتھ تو حالے قیامت تک کا تھا، پھر تم کیسے جا سکتی تھی، میں تمہیں جانے ہی نہیں دیتا۔ میں نے تم سے حالے ارمان شاہ بے حد محبت کی ہے، بے حد پیار کیا ہے، میں تمہیں ہار نہیں سکتا۔ میں نے تمہیں خود سے دور کیا تو صرف تمہارے لیے ہی کیا، تمہاری جان کیسے خطرے میں ڈالتا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا، تمہیں پتہ ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا، تمہیں پتہ ہے حالے، تم نے کہا تھا کہ جب مجھے محبت کا احساس ہوگا پھر ایک پچھتاوا ہوگا، پھر تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی اور مجھ سے بہت دور چلے جاؤ گی۔ ایسے کیسے چلے جاؤ گی حالے، تم نے الفاظوں پر یقین تو کر لیا، لیکن میری آنکھیں نہیں پڑی، وہ تو ہمیشہ سے ہی تمہاری محبت میں گرفتار تھیں۔ تم صحیح کہہ رہی تھی، میں واقعی ایک پچھتاوے میں ہوں، حالے مجھے معاف کر دو۔ اس نے گہری سانس کھینچی اور اٹھ کر اس کے سنگل بیڈ پہ بیٹھا جہاں اس کا ڈرپ والا ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے اسے اٹھا کر اپنے گرم اور مضبوط ہاتھوں میں دیا۔ آج میں تم سے محبت کی بھیک مانگتا ہوں حالے، مجھ سے کبھی غلطی سے بھی دور مت جانا، کہہ کر وہ رو دیا تھا اور اس کے کاندھے پہ سر رکھا تھا، اس کے آنسو اس کی گردن پر گر رہے تھے۔ حالے کو لگ رہا تھا کوئی گرم لاوا اس پر گر رہا ہے، وہ سب محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ ارمان کے ہاتھ میں تھا، وہ سر حالے کے
और सर हाले के कांधे पर था। उसे सारे सवालों के जवाबात मिल गए थे। सब शिकायतें मिट गई थी, सारे तशनगी दूर हो गई थी। हाले ने आहिस्ता से अपना बायां हाथ उठा के उसके सर पे रखा। वो थपकने लगी और थपकने लगी। अरमान ऐसे ही बैठा रहा और रोता रहा, अल्लाह अल्लाह। अरमान ऐसे रोएंगे तो मैं भी रो दूंगी और आपको रोता हुआ तो मैं पहली बार आज देख रही हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि आप रोते भी हैं। वो उसके कांधे पे सर रखे ही मुस्कुराया था। इतनी सी बात कहने में आपने इतनी देर लगा दी, लेकिन अब मुझे शादी पर एतराज़ है। अरमान ने एकदम सर उठा के देखा। जब वो उसे देख नहीं रहा था तो बोलना आसान था, और अब उसे देख रहा था तो उसे अरमान की तरफ देखना भी मुश्किल लग रहा था। किस बात पर एतराज़ है? उसने आहिस्ता से पूछा था। उम्र देखी है अपनी, पूरे 12 साल बड़े हैं। उसने लंबा करके आंखें बड़ी करके कहा। लेकिन कोई कह रहा था कि मोहब्बत में उसे उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरमान ने शुखी से कहा। बंदा कभी कभी गलत भी बोल देता है, लेकिन ये सच है। आप मुझसे बहुत बड़े हैं तो क्या हुआ, मोहब्बत से ज़्यादा मैं कर लूँगा। अरमान ने फट से कहा। उसने उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरा और आहिस्ता से बोला, मैं बेहद डर गया था हाले। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। वो अजीब से लहजे में बोल रहा था। मम्मा मैं ठीक हूँ अरमान, आप फिक्र मत करें। अरमान ने दोबारा से अपना सर उसके कांधे पे रखा था। उसे कैसे बताएगा कि वो माँ नहीं बन सकती, कैसे संभालेगा। वो उसकी गर्दन में मुँह छुपा रहा था, उसकी खुशबू को महसूस कर रहा था। अब वो उसकी होने वाली बीवी थी। उसने आहिस्ता से सर उठाया और उसके माथे का बोसा लिया। उसके जिस्म पर जगह जगह सफ़ेद पट्टी थी, जो उस वक्त अरमान को भी हद बुरी लग रही थी। दर्द होता महसूस हुआ। जैसे ही खड़ा हुआ हाले ने इसकी शर्ट पर खून के धब्बे देखे तो एकदम बुखलाई। अरमान आपको क्या हुआ? ये खून? रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, हल्का सा जख्म है। आपने दवा लगाई? उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब हुआ। उसकी आंखों में देखा, ये महराम मुझे तुमसे चाहिए। एक पल के लिए वो उसकी सांसें रोक गया था। ये रूप तो उसमें अचानक ही बेदार हुआ था। अल्लाह अल्लाह, कितना बेशर्म था वो। लेकिन उस वक्त उसकी बोलती बंद थी। वो उसके बेहद करीब था, बस हवा का ही गुजर था। बनोगी मरहम, ये आप क्या कर रहे हैं? हाले ने बेहद मुश्किल से पूछा था। अपने होने वाली बीवी को देख रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ, कहकर वो हल्का सा पीछे हुआ तो जैसे उसकी सांस में सांस आई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। होने वाली? अरमान अभी हुई नहीं। वो बाकायदा उंगली उठा के बोली। अरमान को उस वक्त उस पर बेतहाशा प्यार आया था। काश वो हर वक्त उससे यूं ही बोलती रहे, उसे डांटती रहे, उसे लड़ती झगड़ती रहे, बस खामोश ना रहे। बोलते हुए उसकी हल्की सी निकली थी। क्या आवाज़ ज़्यादा दर्द है? उसने परेशानी से पूछा था। पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द है। उसने पेट पे लगी पट्टी की तरफ इशारा किया। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वो जाने ही लगा था जब हाले ने उसका हाथ पकड़ा। उसने मुड़कर उसे सवालिया नजरों से देखा। क्या वाकई मुझसे प्यार करते हैं ना? अभी कहीं न कहीं शायद कोई डर मौजूद था। वो एकदम उसके कान के करीब हुआ और ठंडे से लहजे में बोला, मैं बहुत जल्द अमल करके बताऊँगा। हाले की कमर की हड्डी तक सनसनाहट उठी थी। फिर वो उसका हाथ पकड़ के बैठा था और आहिस्ता से उसके चेहरे पर प्यार किया था। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ हाले, तुम फ़िक्र नहीं करो। अरमान शाह का ये पूरे का पूरा वजूद अब तुम्हारा है, तुम्हारी मिल्कियत है। जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर मुझे कितनी मोहब्बत है तुमसे, इसका मैं अमल करके पूरा एक सबूत दूँगा। मेरी मोहब्बत की बारिश में भीग जाओगी तुम। इससे पहले कि वो अपनी हद भूलकर उसकी ओर करीब होता, हाले ने दोबारा सी निकाली, जो कि मसनूई थी, लेकिन दर्द उसे वाकई था। मैं बुलाता हूँ कहकर वो डॉक्टर को बुलाने चला गया। बेशरम, वो जहरीला बुड़बड़ाई। कल उसे डिस्चार्ज मिलना था, सब ठीक हो चुका था। दुश्मन अपने मुकाम पे पहुंच चुके थे। ये स्थान बहुत बुरी मौत मरा था। दादा ने सबको शादी के लिए राजी कर लिया था। किसी को कोई खास एतराज़ भी नहीं था, और जिसे था उसे दादा ने मना लिया था। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर कोई खुश था। एक तो हाले की शादी थी, दूसरा वो कहीं छोड़ के नहीं, बस कमरे से दूसरे कमरे तक ही जा रही थी। हर कोई बेपनाह खुश था। पुप्पो और मिरहा भी रूठी रूठी फिर रही थी। आखिर सब कुछ उनके हाथ से निकल गया था। दोनों को साथ बिठाया गया और वो उससे उम्र में बड़ा हो के भी उसके साथ खासा जच रहा था। हाला हाले के हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। वजूद भी हल्का हल्का लर्जिश का शिकार था। ये तो शर्म हया थी, लेकिन वो वाकई बेपनाह खुश थी। अरमान ने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा और अपने गर्म हाथ में लिया। वो लाशऊरी तौर पर उसे ठंड से बचा रहा था, लेकिन साथ साथ वो उसके कान में ऐसा कुछ कहता कि वो बुरी तरीके से शर्मा जाती थी। अरमान, ये क्या कर रहे हैं आप? अल्लाह अल्लाह, दादा यहीं देख रहे हैं। हाले शर्मिंदा हो रहे थे।
उस दिन तो दादा को बड़े खुलकर बता रही थी कि मुझे अरमान से मोहब्बत है। क्या आपको कैसे पता? क्या आप छुप के बातें सुन रहे थे? अल्लाह अल्लाह अरमान, कितनी बुरी बात है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। कमरे में तो चलो, फिर तुम्हें अपनी मोहब्बत से मना लूँगा, साथ साथ अमल भी करके दिखाऊँगा। वो राजदारी से बातें कर रहे थे क्योंकि सभी उनकी तरफ देख रहे थे। अच्छा हाथ तो छोड़ दो अरमान। बिल्कुल नहीं। इस नोक झोंक के साथ वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे थे, एक मोहब्बत के साथ और एक भरोसे के साथ और एक इश्क के साथ। शब दहलीज तेरे नाम, शब बखैर तेरे नाम, ना मिलेंगे फ़क़्त इस जहाँ में, उस जहाँ का मिलन भी तेरे नाम। गाज़ी सिकंदर। इसके साथ ही ये नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। नावल का नाम था धड़कनें थम सी गईं और राइटर थे इनके गाज़ी सिकंदर।